अब तो कोविड तो अल्लाह का शुक्र है वो दौर गुजर गया, लेकिन वो जो चीज़ें हमने बनाई, वो देखिए ना, हुँ, आप हर एक जो चीज़ आप नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप आप अपनी स्किल भी पॉलिश करते हैं, और हुँ, आप और दफ़ा प्रूव होती है आपकी स्किल की, आपकी एबिलिटी कि आप कोई चीज़ लेके आए। तो ये जो सर्विलेंस है, इसका लोगों के फ़ायदे के लिए मकसद है कि आपके जो ज़ाहिर-सी बात मेजर है। इवेंट्स हैं वो लोगों के सेफ्टी के साथ होते रहें। सिमिलरली गिलगित बल्तिस्तान में तो नस्ट की तरफ से बल्कि एक पूरा प्रोग्राम कंडक्ट किया गया, जिसमें वहाँ पे ट्रेनिंग्स करवाई गई हैं एआई के अंदर। बड़ी हुँ, एक्सटेंसिव किस्म की, भी उसके स्टेज 2 की आजकल बात हो रही है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की भी जो उनकी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, उनके साथ मिलके हमने एक प्रपोज़ल दिया हुआ है, जिसका उन्होंने टेंटेटिव अप्रूवल भी हमें भेज दिया हुआ है। और हुँ। लेकिन अभी उस पे कार्रवाई शुरू होनी है, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो हमें फाइनल नोटिफ़ाई करेंगे। द मोमेंट दे टेल अस, तो हम मैसिव लेवल की ट्रेनिंग एजेके में एआई पे शुरू कराएँगे, जो आपके यूथ को एम्पावर करेगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, नए एपिसोड में खुशामदीद। और आज के जो एपिसोड में हमारे मेहमान हैं, वो जब आए तो मुझे लगा कि शायद ये ऐसी गाड़ी में आएँगे इस बार, जो कि एआई ड्रिवन होगी। एआई चलाता हो क्योंकि ही इज़ सो मच इनटू एआई। थैंक यू सो मच यासर भाई कि आप आए, और ये बहुत मुश्किल से हाथ आए। रमज़ान नहीं होता तो शायद मैं फूल-शूल और मिठाई-शिठाई ले जाके इनका इस्तकबाल करता। थैंक यू सो मच कि आप आए अयाज़ भाई। थैंक यू, आपने इनवाइट किया। इट्स अ प्लेजर टू सी यू। या तो अयाज़ भाई बताएँ, चाइना-शाइना गए थे, आज नई हुकूमत भी बनी है, उनके साथ भी आप काम कर रहे हैं। तो किस तरह है? क्या व्हाट आर यू अप टू दीज़ डेज़? एक्चुअली एआई तो इतनी बड़ी, आपको पता है, डोमेन है, और हाँ, इसको हैंडल करना, और इसमें इतने सारे काम हैं कि इंटरनेशनल सेगमेंट को देखते हुए और इंटरनेशनल सेगमेंट के साथ मिलके अलाइन करके काम करना, और आपने हमारे मुल्क में तकरीबन हर डायमेंशन को मॉडर्नाइज करने में एआई की ज़रूरत है। हुँ, तो इसलिए जो है ना, वो हमें तो जब भी वक्त के साथ साथ हर सेगमेंट में, अभी आपको मैं बात कर रहा था इंटरव्यू से पहले हाँ, भी, कि सेफ सिटीज़ में, मेडिकल एजुकेशन में, जो मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में, डोमेन्स आप नाम लेते जाएँ, और हर एक में एआई की एप्लीकेशंस हैं। तो बस कोशिश है कि इस गवर्नमेंट के साथ भी मिलके स्ट्रांगली काम करें, हुँ, इंटरनेशनल कनेक्शन भी जोड़ें, और एआई वक्त के साथ ऐसे-ऐसे एडवांस कर रही है कि इसमें आपको ना मल्टीपल कंट्रीज़ के क्लस्टर्स बनाने पड़ेंगे। क्योंकि अच्छा, जो सारी आपकी कंप्यूटेशनल पावर है, या जो सारी जो आप समझें कि डेटा सेट्स हैं, वो सारे एक जगह पे नहीं हो सकते। कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इंटरनेशनली इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो बस इसी स्पिरिट के साथ हम जो है वो चाइना भी होके आए, और इधर भी, यहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो अयाज़ भाई ये बताएँ कि जो एआई की हिस्ट्री है, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा-सा हम उधर से शुरू करें। बिहाइंड द कैमरा आपने एक इवेंट छेड़ा, जिसमें एआई का इस्तेमाल हुआ था। थोड़ा-सा हिस्ट्री बताएँ कि एआई का शुरुआत कहाँ से हो रहा है बेसिकली? एआई बहुत पुराना वैसे डिसिप्लिन है, आजकल पॉपुलर सबसे ज़्यादा अभी दोबारा हुआ है। पहले ये जो वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने में भी मशीन ट्रांसलेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लोग इस्तेमाल कर रहे थे। फिर इस तरीके से आपने शायद जो सीनियर कई लोग हैं, हमसे भी सीनियर, उन्होंने देखा होगा कि जब शुरू में ऑटो फोकस कैमरा आने शुरू हुए, तो ओके। ऑटो फोकस को लोग एआई फोकस लिखते थे। क्योंकि एआई का जो काइंड ऑफ जो कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि जब भी कोई ऐसी ऑटोमेटिक चीज़ मशीन करती है, जो कि ह्यूमन की जो नॉर्मल समझ-बूझ है उससे ज़रा सी कॉम्प्लेक्स है, तो हम उसको समझते हैं कि ये इंटेलिजेंस की कोई फॉर्म है। यानी हुँ, कोई ऐसा काम जो पहले आपको, एक इंसान को खुद करना पड़ता है, लेकिन अब वो चीज़ मशीन खुद करना शुरू कर दे, तो हम कहते हैं ये एआई है। लेकिन हुँ, विद टाइम जब वो चीज़ सिंपल लगने लगती है, और उसके साथ मज़ीद कॉम्प्लेक्स चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, तो हम जो मज़ीद कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ रही होती हैं, उनको हम कहते हैं कि ये एआई है, और पहली वाली क्योंकि हमें समझ आ रही होती हैं, तो हमको उनको ऑटोमैटिकली एआई की डोमेन में से कुछ निकालते भी जाते हैं, और वो कुछ सिंपल अंडरस्टैंडिंग में आती जाती हैं। तो एआई का जो फर्स्ट स्टार्ट आपसे, जो इनिशियल आप एप्लीकेशंस देखें, वो जिस तरह एलन ट्यूरिंग एक साइंसदान थे, ये मैनचेस्टर में, बल्कि अगर आप उनसे कोई चक्कर लगाए आपका, तो आपने देखा होगा उनका एक मुजस्समा बनाया हुआ है एक पार्क में बैठे हुए, मैथमेटिशियन है। तो एलन ट्यूरिंग जो है, उन्होंने इसका एक कॉन्सेप्ट दिया था, द ट्यूरिंग टेस्ट जिसको कहते हैं, जिसमें आप ये कहें कि अगर एक, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक चैट बॉट से बात कर रहे हैं, लेट्स से आप एक कंप्यूटर के ऊपर चैट कर रहे हैं, जिस तरह आज चैट जीपीटी है, तो हुँ, आप उसके ऊपर कोई चैट पे चीज़ लिखते हैं, और वो कंप्यूटर आपको जवाब देता है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि जिसने जवाब दिया वो ह्यूमन है या मशीन है? तो अगर एक कोई ऐसी चीज़ बन जाए, जो आपको जवाब इस तरह इतना अच्छा जवाब दे रही हो कि आपको लगे कि दूसरी साइड पे ह्यूमन है, जैसे आर्ग्यूएबली चैट जीपीटी होगा, राइट? सिवाय इसके कि चैट जीपीटी के पास नॉलेज इतना ज़्यादा होगा कि आप समझेंगे कि वो एक ह्यूमन से ज़्यादा है, क्योंकि उसने इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा लर्न की हुई होगी। तो वहाँ से इसका सफ़र शुरू होता है। फिर एआई की 4 किस्म की अप्रोचेज़ हैं, जिनमें से पहली अप्रोच ये वाली है कि आप जो आउटलुक है आइटम की, जो जो आप चीज़, प्रोग्राम जो आप बनाएँ, वो आपकी ऐसी होनी चाहिए कि वो ह्यूमन की तरह से लगे। दूसरी अप्रोच ये थी कि आप चीज़ों को बनाएँ ऐसे कि जिस तरह ह्यूमन सोचता है, वैसे मशीन सोचे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम लोगों को ये आती है कि ह्यूमन कैसे सोचता है, ये किसी को मालूम नहीं है, और इसके बारे में कई, फॉर एग्जांपल, पहला तरीका ये होता है इंट्रोस्पेक्शन, कि मैं बैठ के सोचूं, या आप बैठ के सोचें कि मैं खुद कैसे सोचता हूँ,
राइट। और हुँ। फिर दूसरा ये है कि मैं किसी और शख्स को कोई काम करते हुए देखूं तो उससे एक आइडिया बनाऊं। फिर थर्ड ये है कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस करें। तो ये, लेकिन इसमें प्रिसाइज इंफॉर्मेशन कि ह्यूमन कैसे सोचता है वो नहीं आती। तो ये दो अप्रोचेज हो गई कि पहली अप्रोच के आपकी आउटपुट ह्यूमन के जैसी हो, वो पीछे कैसे आ रही है, चाहे वो प्री गिवन रिस्पॉन्सेज है, उसमें इफ एल्स आपने स्टेटमेंट्स लगाई हुई है कि अगर ये हो तो ये जवाब देना है, ये पूछे तो ये बताना है, लेकिन आपको ऐसा लगे कि ये ह्यूमन की तरह से जवाब दे रहा है। दूसरी अप्रोच ये है कि उसका सोचने का तरीका इंसान जैसा हो। फिर हुँ। तीसरी अप्रोच ये है कि इंसान जैसा तरीका एक्चुअली मकसद नहीं है, क्योंकि इंसान कैसे सोचता है ये बताना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ब्रेन की वर्किंग के बारे में हमें पूरे तरीके से मालूम नहीं है। तो फिर थर्ड तरीका ये है कि आप एक लॉजिकल पैराए में आंसर दें, कोई भी ऐसी चीज़ जो लॉजिकल आंसर फॉर्मुलेट कर सकती हो, जो फैक्ट्स को उठाए, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करे, उसको लॉजिकली लिंक करे और आपको जवाब दे। लेकिन अगर लॉजिक को आप एक्सप्लिसिटली कोड करने लगें तो बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो हम भी आजकल हमें आश्कार हो रही हैं जब कंप्यूटर बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया है और इतनी सारी हुँ। डेटा क्रंचिंग पॉसिबल हो गई है। तो दिस इज़ द फोर्थ अप्रोच कि अगर आपकी लॉजिकल, आप एक्सप्लिसिटली लॉजिक नहीं लगाते, लेकिन आप एक मशीन को सोचना सिखाते हैं बाय एग्जाम्पल्स, और हुँ। उससे जिसका वो नेसेसरीली तरीका वो ना हो जिससे ह्यूमन सोचता है, मशीन का सोचने का अपना तरीका हो, लेकिन वो आंसर ऐसे निकाले जो लॉजिकली करेक्ट हो। तो ये जो चौथी पैराडाइम है वो ये है जो आजकल चल रही है। इन पैराडाइम्स में भी मुख्तलिफ, ज़्यादातर जो एआई की टेक्निक्स दुनिया में आती रही हैं वो मतलब टास्क स्पेसिफिक और प्रॉब्लम स्पेसिफिक एआई की टेक्निक्स हैं और चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे लगती रही हैं। आज के ज़माने में एक नई फॉर्म ऑफ एआई आई है जिसको जनरेटिव एआई भी कह रहे हैं या प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स कह रहे हैं, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी को अगर आप मीडिया के तौर पर सवाल पूछेंगे वो मीडिया के जवाब देगा, आपसे इंजीनियरिंग के सवाल पूछेंगे वो इंजीनियरिंग के जवाब देगा। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है पता लगाना कि वो हर चीज़ में इक्वली गुड नहीं है। हुँ। उसके उसके रिसर्च पेपर्स हैं बहुत ज़्यादा कि किस डोमेन में वो कितना अच्छा है, किस डोमेन में वो कितना अच्छा नहीं है। लेकिन यही तो मज़े की चीज़ है जो दुनिया आगे भी प्रोग्रेस कर रही है कि ये मॉडल्स आगे जाके मज़ीद एडवांस होंगे, और यही वो ज़रूरत है जिसके अंदर हमें एंटर होने की ज़रूरत है एज़ ए पाकिस्तान, एज़ ए कंट्री एज़ वेल। और दुनिया की बड़े जो मुल्क हैं उनको भी इस वक्त हमारे साथ भी लिंक करना होगा और कॉम्प्रिहेंसिव दुनिया से सारा डाटा इकट्ठा करना होगा, ताकि हम एक बड़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम अप्रोच के साथ चीज़ों को लेके चलें। और आप कह रहे होंगे कि इंटरव्यू शुरू से ही मैंने इतना ज़्यादा नहीं, टेक्निकल नहीं, कर नहीं, दिया। मेरे ज़हन में भी सवाल ये रहा है कि आपने बीच में एक बात की कि चैट जीपीटी कुछ चीज़ों में ठीक है, कुछ में नहीं है। तो रिसर्च पेपर्स तो आपने पढ़े होंगे, चैट जीपीटी किन चीज़ों में ठीक नहीं है? देखिए ठीक नहीं कहना ज्यादती होगी, लेकिन ये ना कि किन फॉर चीज़ों में एग्जांपल ज़्यादा अच्छा है? एक किस्म के क्वेश्चंस होते हैं जिनको फैक्टॉइड कहते हैं फॉर एग्जांपल, ओके। और कई और क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपकी लॉजिकल रीजनिंग इन्वॉल्व होती है। तो इसमें हम फॉर इंस्टेंस जिन चीज़ों में रिसर्च कर रहे हैं उनमें फॉर एग्जांपल ये है कि हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, आपकी कल्चर, आपकी हेरिटेज, इस तरह की डोमेन में आप सवाल पूछें तो किसी किस्म की डोमेन्स में वो 36% एक्यूरेट है, किसी में 18% एक्यूरेट है। फिर चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर है, चैट जीपीटी 3.5, चैट जीपीटी 4, फिर आपका लामा है, फिर डेविन है, मल्टीपल किस्म के। अभी रिसेंटली एक और स्टडी मैं आपको बताता हूँ छपी थी, जिसमें उन्होंने कंपेयर किया था मुख्तलिफ ये वाले जो एजीआई के सॉफ्टवेयर्स हैं, एजीआई की तरह से ही हैं, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स हैं, कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लेट्स से उन्हें कोड प्रोड्यूस करना है, या फॉर एग्जांपल फ्रॉम अ सिंगल कमांड वो एक पूरा सॉफ्टवेयर कोड लिख सकते हैं कि नहीं। तो हुँ। उसमें मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर की मुख्तलिफ लेवल्स ऑफ एक्यूरेसीज आई थी, जिनमें चैट जीपी 3.5, फिर चैट जीपीटी 4 उससे ऊपर, फिर लामा का 7 बिलियन पॉइंट्स पे ट्रेनिंग, फिर 13 बिलियन पॉइंट्स पे ट्रेनिंग, और डेविन सबसे ऊपर था। और डेविन सबसे ऊपर जो था उसकी अभी जो एक्सटेंट था कि वो कितनी किस्म की एप्लीकेशंस को कवर करता है, दैट वाज 13.8%। तो अभी ओह! 100% पे जाने में बड़ा वक्त पड़ा है। तो असल में यही देखिए ना, हम एक जब कॉमन जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, उसके लिए जब हम चैट जीपीटी को, जो ब्रॉडली सारी ह्यूमैनिटी को चाहिए, उसके लिए जब हम लिखते हैं, तो चैट जीपीटी ब्रॉडली आपको बहुत सारी चीज़ों का बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर देता है। लेकिन जब आप स्पेशलाइज्ड चीज़ों पे आएँ और आप उससे कहें कि जी अच्छा, आपने एक पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, कोड लिखना है फॉर एग्जाम्पल, तो ये एक बड़ी हुँ। कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है जिसके लिए हर जो जीपीटी है वो भी उतना ट्रेन या उतना एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन दिस टेल्स अस कि फ्यूचर में जीपीटी से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो इस किस्म की है कि आप उससे पूरे पूरे काम करवा रहे होंगे। मिसाल के तौर पे आप उसको कहेंगे कि मुझे एक गेम बना दो जो ये सब कुछ करती हो, और वो गेम की कोडिंग एप्लीकेशन करके उसकी ग्राफिक्स बना के आपको वो देगा कि आप खेलें उससे। तो ये एक्सपेक्टेशन है जीपीटी से इन द फ्यूचर। और ये दिस इज द स्टेप ऑफ ह्यूमैनिटी टुवर्ड्स जनरल इंटेलिजेंस, जो कि आप कहें ना कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एजीआई का जो कॉन्सेप्ट है। तो हुँ। अभी वो एजीआई बहुत दूर है, अभी वो बिल्कुल करीब करीब नहीं है, लेकिन ये उस डायरेक्शन में एक स्टेप है जिसमें हम एक ही इंजन जो कि सारी किस्म की इंफॉर्मेशन को समझता हो, जिसको इन अदर वर्ड्स जो फ्यूचर में आएगा उसमें जनरल वर्ल्ड मॉडल या जनरल वर्ल्ड इंजन भी कह रहे हैं।
सर मैं तो क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं थोड़ा-सा अपना वाला साइड थोड़ा पूछना चाहूँगा कि हमारे लिए क्या है इस फ़ील्ड के अंदर फॉर कि इंस्टेंस आपने सोरा देखा है जो भी रिसेंटली आया है। यस। सोरा जो है वो अब आपने देखा है ना कि वो वीडियोस प्रोड्यूस करता है और वो एनिमेटेड वीडियो काइंड ऑफ उसमें करता है। तो उसमें फॉर इंस्टेंस अगर आपने हॉलीवुड जैसे इफेक्ट्स जनरेट करने देखिए ना, अभी हमारा जो काम है एज ए कंटेंट क्रिएटर होता है वो लिमिटेड है बाय द सॉफ्टवेयर दैट इज प्रोवाइडेड टू अस। अब हुँ, उस सॉफ्टवेयर में अगर हम चाहें कि हमें एक उड़ती हुई मछली नजर आए या एक कोकाब उड़ता हुआ चला जाए तो ये उसको आसान उड़ाना नहीं। बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली आपको कोई ग्रीन स्क्रीन पे ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें बैकग्राउंड ग्रीन हो और उसके ऊपर एक उकाब उड़ता हुआ जा रहा हो और उसको आप अपनी स्क्रीन के ऊपर करेंगे, वो डुप्लीकेट करेंगे एक लिमिटेड से पैराए के अंदर, जहां तक सॉफ्टवेयर आपको अलाउ करता है उसको करेंगे। लेकिन व्हाट इफ एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो सारी चीजें पकड़ के, जिस तरीके से आप एक मेज के ऊपर चीजें सेट करते हैं, वो इस तरह से ले रहा है कि उसने एक कैरेक्टर पकड़ के एनिमेशन के अंदर क्रिएट किया, उसके अंदर एक दूसरा कैरेक्टर आपके रोड्स की बनाई, उसके पीछे उसने बैकग्राउंड किस किस्म का बनाना था वो उसने डिवाइस करके उस फॉर्म में क्रिएट किया और उसके अंदर उसने एक मछली का वायर फ्रेम लिया और उसको हवा में उड़ता हुआ बना दिया। तो वो इस तरह का इमेज बना के निकाल सकता है। और जैसे देखिए एनिमेशंस और ग्राफिक्स अब पहले ज़मानों में बड़ी सिंपल्स होती थी जब हम टॉम एंड जेरी के कार्टून देखते थे, और करते करते मजीद कॉम्प्लेक्स होती चली गई, और आज के ज़माने में आप देखें तो जो मूवी के अंदर सीजीआई इफेक्ट्स आते हैं वो ऐसे लगते हैं कि असल है। हाँ, क्या ख्याल है? तो बिल्कुल। इसी तरीके से चैट जीपीटी की भी सोरा की आउटपुट आप देखें तो भी एक हद तक आपको रियलिस्टिक लगेगी, एक हद तक आपको लगेगी कि शायद इतनी रियलिस्टिक नहीं है, अभी आपको एनिमेटेड पता लग रही है। लेकिन इन टाइम जब ये चीज़ मजीद से मजीद इंप्रूव होगी तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें बनाएगी जो कि देखने में बिल्कुल रियल लगेंगी। तो मेरे ख़्याल से कि हमें अपने जो हमारा भी एक नया प्रोजेक्ट का प्लान है जिसमें हम एक्सप्लेनरी वीडियोस बनाएँगे ऑन डिफरेंट टॉपिक्स ऑन ग्रीन स्क्रीन। तो मेरे ख़्याल से सोरा जो है ना वो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा कि हम उसमें प्रॉम्प्ट्स डालें कि यार अब ये बात हो रही है, ये आप डाल दें, ये बात हो रही बहुत है, वो वाला। यूज़फुल होगा। इनफैक्ट देखिए ना, वैसे अगर आप करें तो आपको उस तरह की ओरिजिनल वीडियो फ़िल्म करना बहुत मुश्किल है। अगर आप दूसरे वीडियोज़ के क्लिप्स निकालें तो 10 सेकंड से ज़्यादा का क्लिप आप यूज़ नहीं कर सकते फॉर हुँ, यूट्यूब। तो इस सोरा में ये है कि आप खुद एक किस्म की अगर इमेजिनेशन करते हैं तो आप अपनी इमेजिनेशन को एक अमली जामा पहनाने में और उसको एक लोगों को पिक्टोरियली दिखाने के लिए वो आप कर सकते हैं। अब इसमें जो मेन चीज़ आएगी वो ये कि आप कितनी अच्छी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते हैं कि सोरा को सही प्रॉम्प्ट दें ताकि आप वो चीज़ बना सकें। ये फिर आपकी सोरा के ऊपर उसमें आएगी। और आप देखें कि ये अब ऐसी रेस है जिसमें एक जीपीटी नहीं है। अब जिस तरह लार्ज लैंग्वेज मॉडल आया तो मैंने आपको 3-4 के नाम तो अभी बताए, डेविन बताया और नंबर बताए, चैट जीपीटी तो सबको मालूम है जो हुँ, इसमें इंट्रोड्यूस हुए। इसी तरह वीडियो में, एनिमेशन में और जीपीटीज इंट्रोड्यूस होंगे, जनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर इंट्रोड्यूस होंगे। तो हुँ, ये ऐसी चीज़ है कि अभी फॉर एग्जांपल हमारे एक पाकिस्तानी ही दोस्त है जिन्होंने अभी नया प्रोजेक्ट शुरू किया एक्ट जीपीटी के नाम से, वो रोबोटिक्स में काम कर रहे हैं। ओके। वो ये चीज़ है कि एक रोबोट है जिसने कोई भी मोशन करनी है और उसमें कोई उसने लेट्स से कोई ग्लास पड़ा है उसको पकड़ना है, तो एक उसको जनरल हर किस्म की चीज़ों को पकड़ना कैसे है, हैंडल कैसे करना है, टास्क कैसे करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो। मिसाल के तौर पे एक रोबोट मैं बनाता हूँ, अब उसने फॉर एग्जांपल इस चेयर को मूव करना है या दरवाजे को खोलना है, तो अब ये ना कि मैं एक तरह के दरवाज़ों पे उसकी ट्रेनिंग करवा दूंगा, लेकिन उसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम जिस जिस किस्म के दरवाजे हैं, जितनी किस्म के हैं, उनके बारे में उसकी ट्रेनिंग हो, हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन उसके पास पहले हो। तो बहुत बड़ा काम है ऑफ कोर्स, इतना डाटा पहले इकट्ठा करना, फिर उस डाटा को प्रोसेस करने जितना बड़ा कंप्यूटर आपके पास होना, ये हुँ, बड़ी चीज़ है। बड़ी मुश्किल। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि इसमें जो डेवलप्ड वर्ल्ड है और डेवलपिंग वर्ल्ड है उनकी कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है, और शायद हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनसे कोलैबोरेट करें। हुँ, क्योंकि अब आगे आने वाला दौर वो है जिसमें जो कंप्यूटेशनल पावर, देखें अभी आपने ब्लैकवेल देखा होगा जो नया प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुआ है, एनवीडिया ने जो इंट्रोड्यूस कराया है, और इसकी जो प्रोसेसिंग पावर है जो पिछले एनवीडिया के जीपीयूज थे उनसे बहुत ज़्यादा है। और एनवीडिया ने आपने देखा है उन्होंने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऐसी ट्रांसफॉर्म की है कि इंटेल भी पीछे रह गया, और इनकी जो स्टॉक की कीमतें हैं जिस तरीके से चढ़ी हैं, पिछले साल की मेरे ख्याल था कि नेस्डैक में 200% ग्रोथ इनकी थी उसमें, जो वॉव! शेयर्स की ग्रोथ थी। तो अब इसमें जो जितना बड़ा इसका है, और मैं आपको बताऊं स्टेटिस्टिक्स ये बताती हैं कि 37% ऑफ ग्रोथ ऑफ एआई मार्केट एनुअल बेसिस पे हो रही है फ्रॉम 2023 टू 2030, ये कंटिन्यूसली एक्सपेक्टेड है। और 2030 में जो इसका एंटिसिपेटेड नंबर है जो फोर्ब्स ने भी कोट किया है, बहुत सारे और फोरम्स पे कोट हुआ है, दैट इज अराउंड 15.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी, जो आपका 2030 में कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड है। तो ये मेरे ख्याल में ये कंट्रीब्यूशन छोटा है, 15.7 ट्रिलियन से शायद बड़ा हो जाएगा।
हम्म, क्योंकि आपकी डोमिनियन इतनी बड़ी है एआई की। वाकई में। और एआई के जो डायमेंशंस हैं वो अभी हम पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते। फॉर इंस्टेंस अभी लोग कह रहे हैं कि 177 मिलियन नई जॉब्स एआई कल्टीवेट करेगा, नई क्रिएट करेगा, जबकि 400 मिलियन जॉब्स चली जाएंगी एआई की वजह से। तो जॉब जाएंगी ज़्यादा और आएंगी कम। लेकिन मेरे ख्याल में एआई के नए डायमेंशंस बहुत सारे ऐसे इंट्रोड्यूस होंगे जिसकी वजह से एआई की 177 मिलियन से कहीं ज़्यादा जॉब्स इंट्रोड्यूस होंगी। और हो सकता है ह्यूमंस की टोटल नंबर ऑफ जॉब्स 400 मिलियन अगर जा रही है तो इससे ज़्यादा क्रिएट हो जाए, जिस तरह हमने प्रीवियस टेक रेवोल्यूशंस में देखा है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। फॉर इंस्टेंस जब घोड़े से इंसान गाड़ी पर ट्रांसफर कर रहा था, ओके। राइट, अब उसमें ये था कि सुनने वाले को ये लगता था कि जनाब घोड़ा तो देखे ना, उसके आपने हॉर्स शू बनाना है, आपने उसकी जीन बनानी है, घोड़े का चारा है, उसको इससे रिलेटेड इतनी इंडस्ट्री थी जो उसके साथ एसोसिएटेड थी। तो लेकिन जब घोड़ा नहीं रहेगा और एक गाड़ी आ जाएगी सिंपल सी, तो इसमें तो वो सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन गाड़ी की अपनी कितनी इंडस्ट्री बनी, उसके डेंटर अलहदा हैं, उसके पेंटर अलहदा हैं, उसके यस। मैकेनिक अलहदा हैं, उसके इलेक्ट्रिशियन अलहदा है, डेंटिंग पेंटिंग में भी, और वो जो उसकी मैकेनिक्स में भी, जो आप कोई एक सर्टेन पार्ट का मैकेनिक कोई और है। तो इतनी सारी जो इंडस्ट्रीज पे स्पॉन की है। या फिर पेट्रोल की इंडस्ट्री है, पेट्रोल उसकी के लॉजिस्टिक्स ट्रैफिक की है, इंडस्ट्री है। एक्साइज है एग्जैक्टली, आपका, कस्टम्स है आपका, इतनी सारी चीजें इन्वॉल्व हुई। एग्जैक्टली तो अब लॉजिस्टिक्स आपकी बदल गई। तो आप देखिए यस। ना, आप तेज ट्रांसपोर्टेशन करने की वजह से लॉजिस्टिक्स बदल गई। फिर गाड़ी बनने के बाद आपके पहियों पे रोल करके चलने के बाद ही विंग्स लगा के उड़ने का ख्याल आया ना, तो आपकी एविएशन इंडस्ट्री उससे आगे चल पड़ी। यस। तो ये करते करते ऐसी चीज़ है कि जो कि अभी एआई तो अभी शुरू हो रही है। अभी तो देखिए ना, अभी आपने अगर इतना ज़्यादा डाटा एआई में ट्रांसफॉर्म करना है, एआई से प्रोसेस करना है, तो आपको इतने बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर लगाने पड़ेंगे। वो कितनी जगहों पे दुनिया में होने पड़ेंगे कि वो एक या दो जगहों पे, तो अगर आप सारे एक मुल्क में लगा देंगे तो वो इतनी बिजली कहाँ से वो हम प्रोड्यूस करेंगे? वो नेचुरल रिसोर्स उसके लिए चाहिए। तो इसके लिए आपको फिर उसकी जो कूलिंग करनी पड़ती है, फॉर एग्जांपल, उसमें आपके लिए इतना ज़्यादा, क्योंकि वो तो तो आपको फिर अंटार्कटिका में या साइप्रस में लगाना पड़ेगा फिर। ये ह्यूमन या इमेजिनेशन कनाडा है। कनाडा में लगाना पड़ेगा ह्यूमन ताकि ठंड। इमेजिनेशन है। और अगर आप समझते हैं कि विद टाइम ग्लोबल वार्मिंग को आपने रिड्यूस करना है, तो आप यहाँ तक सोच सकते हैं कि जब हर कम्युनिकेशन सैटेलाइट से हो रही है, तो पूरे पूरे सैटेलाइट क्यों ना बना दिए जाएं हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स के, जिसको आप डिप्लॉय स्पेस में करें, आप ज़मीन से उसको कम्युनिकेट करें, जिस हम्म। तरह एक आप कम्युनिकेशन से कर रहे हैं, और प्रोसेसिंग वहीं पे हो और आपको इन्फॉर्मेशन दे दे। तो दिस इज इमेजिनेशन इज द लिमिट। वो आप सोचते जाएं और चीज़ें आगे चलती जाएंगी। हो सकता है हो ये फ्यूचर में क्या आपने सैटेलाइट भेज दिया और एक कंप्यूटर हो जो सारा काम चल रहा है उसके साथ। सर मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे एआई के हवाले से। एक था आपका, जो पहला पॉइंट है मेरे जहन में आ रहा है वो है सिक्योरिटी का। अब आपने देखा होगा ना कि जो रशिया जैसा मुल्क जिसके पास उनकी सिक्योरिटी खुद की कितनी अच्छी है, उनके कितनी बड़ी इकॉनमी है, बड़ा मुल्क है, उनकी फ़ौज भी बहुत बड़ी है। परसों एक हमला हुआ और आपने देखा होगा पाकिस्तान में भी एक वेव आ रही है। दुनिया चैलेंज टेररिज्म को चैलेंज अभी तक कॉम्बैट नहीं कर पाई। तो एआई के ज़रिए किस तरह से हम इस चैलेंज को कॉम्बैट कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और ये वन ऑफ द मेजर डोमेन्स है जिसमें एआई अक्रॉस द वर्ल्ड भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और इसमें हमने भी पाकिस्तान में काम किया है। फॉर इंस्टेंस जो हमने किया है, मैं आपको थोड़ा सा उसका बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल फेस रिकग्निशन और व्हीकल रिकग्निशन, नंबर प्लेट डिटेक्शन से किसी मशकूक गाड़ी या कोई ऐसा शख्स जिसका पुलिस रिकॉर्ड हो या जो सस्पिशियस पर्सन हो, उसको पिक आउट करके निकालना एआई से जो है वो एल्गोरिदम हमने बनाए हैं और ये डिप्लॉय भी किए हैं, जिस तरह लाहौर सेफ सिटी में। और ये पूरे कसूर से लेके कालाशत काकू तक के पूरे एरिया में जो 10,000 से ज़्यादा कैमरास का वो है, उसमें लाहौर सेफ हुँ। सिटी के साथ वहाँ पे डिप्लॉय करके इस्तेमाल भी हो रहा है। मर्दान में भी हमने ये इसको चलाया है। और ये इसकी अच्छी बात ये है कि ये कम्प्लीटली इंडिजिनस लोकल स्क्रैच से अपना डेवलप प्रोडक्ट है। लोग कई दफ़ा, जिसमें मैं बात कई दफ़ा डिफरेंट सर्कल्स में कर रहा था हमारे सिविल सर्वेंट्स में भी, तो लोग आपसे पहला क्वेश्चन वो ये पूछते हैं कि इसका कितना परसेंट पार्ट लोकल बना है, इंपोर्ट क्या क्या आपने किया है। फॉर इंस्टेंस तो इसमें इंपोर्ट जो हुआ है वो आपका जो सबसे सिंपल किस्म का कैमरा है ना, सिर्फ वो इंपोर्ट होता है। बस। आपका इवन जो मोर एक्सपेंसिव कैमराज है जिनमें एआई की बिल्ट इन कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो इंपोर्ट नहीं होता। उसकी पूरी की पूरी जो कोडिंग है स्क्रैच है, बॉटम से कोड आप वो हमारे अपने सेंटर की लिखी हुई है एक्चुअली। और इसमें जो इसके अलावा आप देखें कि वो फॉर इंस्टेंस जो नई चीज़ें इसमें आ रही हैं जो कि अभी कमीशन नहीं है, लेकिन ये विद टाइम ये भी उसमें आ जाएंगी। उसमें ये कि मॉब डिटेक्शन, मॉब की फॉर एग्जांपल उसमें अगर कोई ऐसे लोग हैं जो मिसक्रिएंट्स हैं तो उनको आप आइडेंटिफाई कर सकें, बजाय, क्योंकि है ना कई दफ़ा मॉब खुद वायलेंट नहीं है, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ ऐसा दिख कर रहे हैं, तो हुँ, उनको आप फिगर आउट कर सकें कि वो कौन लोग हैं, उनकी हुँ। पिक्चर्स निकल आए, आपको अहेड ऑफ टाइम पुलिस को स्टेटिस्टिक्स मिल जाएं कि जी इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने स्टिक्स पकड़ी हुई हैं, ये कितने लोग हैं जिनके पास वेपन्स हैं। और क्योंकि हमारी चीज़ अपनी है ना, तो देखें आप फॉर
एग्जांपल आप बाहर से एक चीज़ लेते हैं तो वो फॉर एग्जांपल आपको ना ये नहीं बता सकती कि अगर कोई चिंची रिक्शा है फॉर एग्जांपल, तो वो अगर चिंची रिक्शा पे ट्रेंड नहीं है, उनके जिस मुल्क में वो बना था वहाँ चिंची रिक्शा नहीं चलता, तो वो आप यहाँ पे लाके लगाएंगे तो वो चिंची रिक्शा तो वो पहचानेगी ही नहीं। और वो हाँ, सिर्फ आपकी खातिर चिंची रिक्शा पे पूरा बनाना उनको कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ेगा। ओके। तो हमारा एल्गोरिदम इस तरह का है कि चिंची रिक्शा तो क्या, वो चिंची रिक्शा हमारे सारे पहचानते हैं जो हमारे लाहौर में भी लगे हुए हैं सॉल्यूशंस। और अगर आप हमें ये कहें ना कि एक सोसाइटी में इसमें स्ट्रे डॉग्स कितने हैं, हम वो भी आपको गिन के दे सकते हैं, क्योंकि हमारा एल्गोरिदम अपना है, हमारा कोड अपना है, तो उसमें आप जो भी विजन में कंप्यूटर में नजर आ रहा है सारे का सारा हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि फॉर सपोज इस्लामाबाद में गाड़ी इंटर होती है और उसके में जो ड्राइवर उसमें बैठा हुआ है फ्रंट सीट पे, उसकी शक्ल नज़र आ रही है, तो आप यहाँ भी आपने काम की सेम चीज़ इंटीग्रेट की है? इस्लामाबाद सेफ सिटी में अभी तक इंटीग्रेटेड नहीं है ये, क्योंकि अच्छा। असल में देखिए ना ये सेफ सिटीज़ में है कि कौन स्टेप लेता है। हमने इस्लामाबाद सेफ सिटी को बल्कि कुछ उनके लोगों को ट्रेनिंग्स भी करवाई हैं और दे नो अबाउट आवर प्रोडक्ट कि हमारे पास इस तरह की चीज़ है, और हम वेलकम करते हैं इस्लामाबाद सेफ सिटी को भी, बाकी भी पाकिस्तान में जहाँ जहाँ सेफ सिटी हैं और कोई अगर सोसाइटीज़ भी हैं फॉर एग्जाम्पल जो अपने लिए सोल्यूशन लगवाना चाहती हैं, ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट करें। एंड एक्चुअली दिस इज़ द वे फॉरवर्ड कि हम पाकिस्तान में हमारा लोकल इंडिजिनस प्रोडक्ट है, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें। तो आपके पास नादरा का एक्सेस है? नादरा का? देखिए हम हर फेस को चेक नहीं करते फेस रिकग्निशन में, हम चेक करते हैं पुलिस रिकॉर्ड को। जो देखिए कस्टमर की डिमांड होती है ना, वी डोंट वांट टू ओवर पुलिस पीपल के कौन कौन शख्स कहाँ जा रहा है और हर एक की वो करते रहें ना। इस तरह का कोई टास्क हमें मिला है सेफ सिटी वगैरह से। हम सिर्फ ये देखते हैं कि कोई ऐसे लोग जिनका पुलिस रिकॉर्ड है या कोई मुश्तबा अफराद हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वो किसी क्राउडेड जगह पे आ रहे हैं, आपका PSL हो रहा है उसमें फॉर इंस्टेंस अगर कोई ऐसे शख्स आ रहे हैं तो उनको फेस को देख के डिटेक्ट कर लिया जाए कि जनाब यही कैन बी ए पोटेंशियल डेंजर, तो पुलिस एप्रीहेंड कर ले, उनकी तलाशी ले ले या चेक कर ले वो शख्स तो नहीं है समथिंग। तो लोगों की सेफ्टी इसका मकसद है। नादरा की डेटाबेस पे भी यकीनन अगर कोई लगाना चाहे तो लग सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप फेस रिकग्निशन करना चाहें, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो ये है कि जब आप एक एक फेस को मैच करेंगे और नंबर ऑफ फेसेस जिसके अगेंस्ट वो मैच किया जाएगा वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो फिर आपकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी उस हिसाब से बढ़ेगी। ओके, तो ओके। लेकिन ये कि अगर टेक्निकली अगर करना चाहें तो ये मुमकिन है, फेस आईडी से तो मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन ये कि अभी तक जितने आपकी लॉ इन्फोर्समेंट वगैरह दूसरों में भी जितना हमारा इंटरेक्शन है, किसी ने हमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट दी नहीं है। लोगों को इन जनरल पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड कि लोगों को पुलिस करें। पीपल आर हुँ, इंटरेस्टेड कि मुख्तलिफ स्पेसेस को लोगों के लिए सेफ बनाएं। इसी हुँ। तरह से हमने बताऊँ सिक्योरिटी से जो एडिशनल चीज़ें निकलती हैं, मिसाल के तौर पे कुछ शॉपिंग मॉल्स में फुटफॉल डिटेक्शन, फॉर एग्जांपल कि आपके किस मॉल के किस एरिया में लोग ज़्यादा जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे जहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं वहाँ अगर कोई एडवर्टाइजमेंट प्लेस करनी है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है। तो और ओह! इसी तरीके से एक आपका कोई सुपर स्टोर है, तो सुपर स्टोर के अंदर फॉर इंस्टेंस जिस एरिया में लोग ज़्यादा जाते हैं वहाँ पे अगर कोई रैक पड़ा है, वहाँ कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराएं तो ज़्यादा लोग उसको देखेंगे। तो इस किस्म के प्रोडक्ट्स भी मार्केट में हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं जो कि अच्छा। प्राइवेट बंदे के लिए अवेलेबल हैं। कोई अपने स्टोर में लगवाना चाहे, कोई अपने शॉपिंग मॉल में लगवाना चाहे। इसमें हमने कोविड के दौरान भी एक प्रोडक्ट बनाया था जो कि था सोशल सॉलिडारिटी के लिए, कि उसमें हमने ये किया था कि आपकी फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें कि लोग जो है वो फॉर एग्जांपल एक दूसरे से कितने फासले पर चल रहे हैं, उन्होंने मास्क लगाए हुए हैं या नहीं लगाए हुए। अगर लोगों ने मास्क नहीं लगाए होंगे तो फॉर एग्जांपल वो एनॉमली डिटेक्शन करके कि यहाँ पे मास्क नहीं लगा हुआ, वो इमेज और किस जगह पे ये एनॉमली आ रही है वो एग्जैक्टली मैप के ऊपर पॉइंट करके तो वो जो गार्ड है उसको दिखा देगा कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, बजाय इसके कि पूरे पूरे शॉपिंग मॉल्स आप बंद करें। उसमें ये सोल्यूशन था ना कि आप जो है वो उस जगह पे जाके उस बंदे को मास्क पहना दें, उसको कहें हाँ, आप मास्क हाँ, लगाएं, हाँ, या अगर मास्क कोई लगा। बंदा है वो नहीं SOP फॉलो कर रहा तो उसको अप्रीहेंड करें रादर देन के पूरी। इसीलिए आप देखें कि जिस तरह ईस्ट एशिया है उसमें बहुत कम पाबंदियां लगानी पड़ी, क्योंकि वहाँ के लोग सोशल ऑर्डर को ज़्यादा अच्छा फॉलो कई दफ़ा करते हैं। मास्क आप लगाने को कहेंगे सब लगा लेंगे, वो वैसे भी नज़ला ज़ुकाम होता है तो मास्क लगा लेते हैं। तो और वो हाथ वैसे ही नहीं मिलाते, करीब वो ज़्यादा जाते नहीं, गले शले मिलते नहीं। तो इस वजह से उनके जो उनकी हमारे यहाँ तो जपियाँ-शपियाँ इतनी होती हैं। तो इसलिए माशरती उसमें समझाना ज़्यादा मुश्किल है ना हर शख्स को। और लेकिन वो जब बीमारी आती है तो उसमें तो अब वो ये कि अब तो कोविड तो अल्लाह का शुक्र है वो दौर गुजर गया। लेकिन वो जो चीज़ें हमने बनाई, वो देखिए ना हुँ, आप हर एक जो चीज़ आप नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप आप अपनी स्किल भी पॉलिश करते हैं और हुँ। आप और दफ़ा प्रूव होती है आपकी स्किल की, आपकी एबिलिटी कि आप कोई चीज़ लेके आए। तो ये जो सर्विलेंस है इसका लोगों के फ़ायदे के लिए मकसद है कि आपके जो ज़ाहिर-सी बात मेजर है। इवेंट्स है वो लोगों के सेफ्टी के साथ होते रहें। अगर खुदा ना खास्ता कोई एपिडेमिक या पैंडेमिक जिस तरह आई थी एक दफ़ा, तो उसके दौर में भी इसको लाइक मॉल्स ताकि खुले रहें और शॉपिंग सेंटर खुले रहें। अगर आप मिसाल के तौर पे ये देखना चाहें कि आपका सेंटोरस है फॉर इंस्टेंस, इसमें एक वक्त में इतने से ज़्यादा लोग ना हों
और एक फ्लोर पे इतने से ज़्यादा ना हो, कहीं झमघट्टा अगर बन रहा है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कहाँ कंट्रोल करने की ज़रूरत है वो रियल टाइम में आपको पता लग सकता है, बजाय इसके कि आप ह्यूमन की जजमेंट पे और मैनुअली उसमें चलते रहें। क्या ख़्याल है? फिर अगर कोई बंदा खाँस रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक दफ़ा गुज़र गया है, तो हमारे पास कफ डिटेक्शन का सॉफ्टवेयर भी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा खाँस रहा है तो हम डिटेक्ट कर लेंगे कि यार ये पोटेंशियली कुड बी अ स्प्रेडर ऑफ डिज़ीज़। तो हुँ, इस तरह की जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, और बेतहाशा और डोमेन्स हैं जिसमें आप समझें कि जिस तरह मेडिकल में फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यस। बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं, जो कि एक तो कोविड का जिस तरह ज़िक्र हुआ, तो कोविड में पल्मोनोलॉजी जो है, जिस तरह ट्यूबरक्लोसिस जो है, ये पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज़ ऑफ डेथ है, जो प्री-70s लोगों की सीवियर इलनेस हो जाती है, डेथ हो जाती है। सीओपीडी आपके टॉप 4 में आई थिंक अभी भी आता है, जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है। इस तरह कोविड तो था ही ऑफ कोर्स, वो भी लंग का प्रॉब्लम हुँ, था, आपका निमोनिया है समथिंग। तो ये जितनी डिजीज़ेज़ हैं, इनको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक टीडीएस के नाम से, ट्यूबरक्लोसिस डिटेक्शन सिस्टम के नाम से इनिशियली था, लेकिन विद टाइम वो पल्मोनरी डायग्नोसिस सिस्टम बन गया। और ये हुँ, सारे आपके जितने वो फॉर एग्जांपल चेस्ट एक्सरेज के ज़रिए असेस करता है। अच्छा, इस तरह के सॉफ्टवेयर औरों के पास भी हैं। जिस तरह अली बाबा ने कोविड से रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कराया था इंटरनेशनली, जो सीटी स्कैन्स के ऊपर वो चलता था और 96% एक्यूरेसी भी देता था। हमारे वाले की एक्यूरेसी 98% है, उससे 2% ज़्यादा है। लेकिन एक और ख़ास बात इसमें ये है कि हमारे वाला एक्सरेज पे काम करता है, क्योंकि ओह! हमारे हर हॉस्पिटल सीटी स्कैन लेता नहीं है ना। तो हुँ, हमने एक लोकल नीड के हिसाब से उसको बनाया और उसका एक डाटा सेट पॉपुलेट करके उस पे काम किया। फिर इसी तरीके से इसमें जो ब्रेन के ट्यूमर्स की डिटेक्शन, सेगमेंटेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्रेडिक्शन के, कोई शख्स आपके पास आया होगा किस स्टेज का कैंसर है, कि फॉर एग्जांपल इसकी डेथ हो तो नहीं जाएगी, कितने अरसे में एक्सपेक्टेड है, ताकि उतनी क्रिटिकल ट्रीटमेंट उस हिसाब से उस पर परफॉर्म की जा सके। फिर ब्रेस्ट कैंसर के लिए, वेस्कुलर सर्जरी के लिए, रेडियोलॉजी के लिए बेतहाशा टूल्स हैं। फिर कुछ वेरेबल टूल्स भी हैं हमारे, जिस तरह आप फॉर एग्जांपल हमारी एक डिवाइस है जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स के लिए है, कि आप अपने कान पर पहन लें, यहाँ पे 2 आप जो काइंड ऑफ तारें हैं उसके लिए यहाँ पे नोड्स फिक्स करते हैं, और एक आप यहाँ नोड फिक्स करते हैं, और वो आपको एपिलेप्टिक सीजर आने से थोड़ी देर पहले बताता है कि आपको सीजर आने वाला है। यार ये सीज़र वाला मैंने देखा था एक बार, मैं किसी से मिलने गया था और उसको आ गया उधर सीज़र और आई वाज़ शॉक्ड कि क्या हो गया? सही बात है। और आप ये सोचें कि फॉर इंस्टेंस अगर ये कोई मदर हो जिसने एक बच्चे को उठाया हुआ हो, तो उस बच्चे के लिए भी खतरा है। हाँ, गिर तो वो सकता है वो। मदर बच्चे को कभी उठाएगी ही नहीं ये सोच के। तो ये हमारे जो टूल है, दिस मेक्स इट पॉसिबल कि वो मदर अपने बच्चे से इंटरैक्ट कर सके। अगर उसको सीजर आने वाला होगा, तो वो डिवाइस उसको अहेड ऑफ टाइम कुछ सेकंड पहले उसको अलर्ट करेगी कि आपके प्री सीजर जो है वो चीज़ें आनी शुरू हो गई, आप बच्चे को रख दें, या आप चूल्हे के पास खड़ी हैं तो पीछे हो जाएं, आप गाड़ी चला रहे हैं तो साइड पे खड़ा कर दें। तो ये असल में ना, मैं कहता हूँ कोई भी माशरा जो एक अच्छा माशरा बनता है, वो अपने जो लोग जिनके लिए स्पेशल नीड्स हैं, क्योंकि देखिए ये तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड, आप देखें ना, किसी भी इंसान के ऊपर ये वक्त आ सकता है। अल्लाह सब इंसानों को इससे महफूज रखे। लेकिन हम अपने माशरे में जो हमारे वीकर कोई सेगमेंट हैं, उनको कैसे ट्रीट करते हैं, उनको कैसे लेके आगे चलते हैं, उनके लिए कोई रिसर्च करते हैं नहीं करते, ये इन चीज़ों से पता चलता है कि कौन सा माशरा तरक्की याफ्ता है और कौन सा सिविलाइज्ड है और कौन सा नहीं है। तो इस पे हमें बड़ी कोशिश की ज़रूरत है। अच्छा, इस एक तो सोल्यूशन की ये नीड है ना, दूसरी इसकी टेक्निकल जो सुपीरियॉरिटी है, वो मैं आपको ये बताऊँ कि उसकी ख़ास बात ये है कि ये अब एआई ऑन चिप है। ये हुँ, इस एआई के साथ आपको कोई कंप्यूटर का बॉक्स उठा के नहीं फिरना पड़ता, ना आपने मोबाइल से कनेक्ट करना पड़ता है। ये एआई जो है, इसको एफपीजीए एक चीज़ होती है, वो जो होता है कि वो माइक्रोचिप प्रिंट करने से पहले उस पे उसको टेस्ट करते हैं। एफपीजीए पे ले जाके उसके बाद इसको 2 मर्तबा, पहले एक टेप आउट हुँ, माइक्रोचिप की फॉर्म में, फिर दूसरा टेप आउट माइक्रोचिप की फॉर्म में बना के, और उससे वो पूरी डिवाइस में इंटीग्रेट करके एक फाइनल प्रोडक्ट की शेप दे दी गई कि अब ये माइक्रोचिप के अंदर, आईसी के अंदर पूरा एआई का एल्गोरिदम है जो ये काम करता है। इस एल्गोरिदम को मजीद ऑफ कोर्स विद टाइम इंप्रूव मजीद भी किया जा सकता है, जो कि किसी भी इंसान की बनाई हुई चीज़ को किया जा सकता होगा। और एपिलेप्सी के अलावा भी चीज़ों पे, जिस तरह डिमेंशिया है, कोई और कंडीशन है, आप पोटेंशियली इवन हार्ट अटैक को फॉर एग्जांपल प्रिडिक्ट करने के लिए डिवाइसेस बनाई जा सकती हैं। हमने अभी तक नहीं की हुई, लेकिन बनाई जा सकती हैं। तो इसमें अगर कोई लोग इंटरेस्टेड हों, फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्टेड हों कि इस पे काम करना है, मेडिकल डायग्नोसिस में और चीज़ें बनानी, तो इतने सारे टूल्स हमारे बने हुए हैं, उनको लेके इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। पाकिस्तान से इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर पिच करने में हमारे साथ जॉइन हैंड्स करें। हमारा एक लिमिटेड रिसोर्स है, आप इसके साथ आगे ले जाने के लिए अगर हमारे साथ मैं कोई आऊँ लोग आपके कनेक्ट करना साथ चाहें। मैं आऊँ आपके साथ और आपके साथ मैं ये मशीन बनाना चाहूँ, तो उसके लिए ज़रूर, क्या क्या ज़रूर। क्या तो रिक्वायरमेंट होगी? उसके लिए हमें ज़ाहिर है कि मिल के कुछ फ़िगर आउट करना पड़ेगा। एक तो ये कि जो उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ाइनेंशियल कॉस्ट वग़ैरह कितनी आएगी। फिर हमें किसी न किसी हॉस्पिटल या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के साथ मिलके उसका डाटा सेट इकट्ठा करना पड़ेगा। उस डाटा सेट पे फिर ट्रेनिंग परफ़ॉर्म होती है। एल्गोरिदम फिर हमारे लोग ये देखते हैं कि
जो ट्रेनिंग आपने परफॉर्म करनी है वो वन साइज फिट ऑल नहीं होती। एक ही एआई का एल्गोरिदम हर चीज़ पे नहीं लगता। देखिए ना, आप जनरली एआई को लोग ये समझते हैं कि आप एक डाटा उठाएं, उससे कंप्यूटर को ट्रेन कर दें, आउटपुट दे देगा। लेकिन कंप्यूटर के अंदर एल्गोरिदम्स जो हैं वो बहुत किस्मों के हो सकते हैं। आपको खुद ये मालूम होना चाहिए, जो जो डिज़ाइनर है उसको पता होना चाहिए कि किस किस्म का एल्गोरिदम जो है उस पे मैं इसको ट्रेन करूँगा तो ये आउटपुट ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ देगा, राइट? इसके पीछे एक मैथमेटिकल रीज़न है। तो वो हम आप मतलब अगर कोई डिवाइस, कोई चीज़ हमने बनानी है तो उसके लिए हम पहले ये देखेंगे कि वो ये प्रॉब्लम की नेचर क्या है, उसके साथ डेटा सेट हमें कहाँ से अरेंज करना है, इसकी जो फाइनेंशियल जो वैल्यू है, क्योंकि आपने उसको ट्रेनिंग करनी है, डेटा सेट इकट्ठा करना है, पेशेंट्स के जिनके टेस्ट होते हैं उनको वॉलंटियर करना पड़ता है, ख़ास किस्म का स्कैन उनसे करा के जो आप स्कैन उसमें करते हैं। और फिर इसमें बेतहाशा जो सॉल्यूशंस हैं वो अभी अंडर डेवलपमेंट हैं। कई हॉस्पिटल्स हमारे पास अपना मसला लेके आते हैं कि फॉर एग्जांपल इस तरह की डिवाइस है, ये चीज़ हमें सॉल्यूशन चाहिए, ये डायग्नोसिस के लिए चाहिए। हम उनके साथ बैठ के फिर उसको डेवलप करते हैं और मुश्तरका तौर पर डिज़ाइन करते हैं ताकि ये उनके जो मसला है उनका वो हल भी हो सके। तो मल्टीपल टाइम्स इस तरह की चीज़ें हमने इसमें की हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आपने मैं हूँ मिसाल के तौर पे मैंने देखना है कि मुझे हार्ट अटैक कब आएगा या आने वाला है या क्या हालात है मेरे कार्डियोवैस्कुलर जो मेरी कंडीशन है, तो उसके लिए तो मेरे एक दोस्त के पास एक वो था, एक पट्टी सी थी, उसने हाथ में लगाई थी और उसके फ़ोन के साथ कनेक्ट थी और एक बार चार्ज करने पे वो 30 मतलब 1 महीना चलती थी वो पट्टी। तो वो बताता था कि मेरा ब्लड प्रेशर किस तरह है, मेरी जो हेल्थ मेरी जो हार्ट की हेल्थ है उसका भी मुझे अंदाज़ा है, मेरे ब्लड प्रेशर के ज़रिए सारी चीज़ें। ये आपकी आजकल ना मल्टीपल स्मार्ट वॉचेस में ये चीज़ आ रही है। वो हुँ, पब्लिक नॉलेज के लिए बड़ा अच्छा है कि लोगों को पता हो और वो उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि अक्सर लोगों को मालूम नहीं होता। तो इसमें ये कि जो नॉर्मल ईसीजी होता है, जो आपके हार्ट को मेजर करता है, ये 12 पॉइंट ईसीजी होता है, जिसमें ओके, आपने 12 काइंड ऑफ इसके जो पॉइंट्स होते हैं उससे ईसीजी की आप ओके, इनपुट उठा रहे हो तो 12 पॉइंट ईसीजी होता है। आजकल जो एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है वो सिंगल पॉइंट ईसीजी है। वो ओके, है कि वो एक सिंगल इनपुट आ रही होती है जो कि आपकी वॉच के नीचे एक सेंसर लगा हुआ है, उसके आपकी बॉडी में से मेजर कर रहा है, वॉच के ऊपर लगा हुआ है सही और है। उससे वो इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है जिससे वो करता है। अच्छा, अब उससे ये होता है कि उस पे ट्रेनिंग हुई हुई है मल्टीपल किस्म के हार्ट की कंडीशंस के लिए, जिसमें मोस्ट कॉमन जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन है। एट्रियल फिब्रिलेशन ये होती है कि आपकी जो हार्ट के आप देखें ना कि इसके जो आर्ट्रिकल्स और वेंट्रिकल्स 4 कंपोनेंट्स हैं। तो आर्ट्रिकल्स इसके ऊपर वाले कंपोनेंट्स हैं, वेंट्रिकल्स नीचे वाले कंपोनेंट्स हैं। तो आर्ट्रिकल्स जो हैं उनकी बीटिंग अगर थोड़ी-सी ऑड हो जाए तो वो आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल एक हार्ट की कंडीशन है जो कि पोटेंशियली कोई क्लॉट प्रोड्यूस कर सकती है, स्ट्रोक कॉज़ कर सकती है, हार्ट अटैक भी शायद कॉज़ कर दे। लेकिन ये हार्ट अटैक के लिए उतनी ज़्यादा वो वेंट्रिकल की कंडीशन ज़्यादा होती है और ये ज़ाहिर है मेडिकल साइंस वाले ज़्यादा बता सकते हैं। मेरा नॉलेज उसमें एक हद तक है, हुँ, मैं एआई नहीं साइंटिस्ट। ठीक है। तो अच्छा, तो अब इसमें एप्पल वॉच के अंदर भी ये आती है और जो बैंड आप कह रहे थे ना जो उन्होंने पहना होगा जो 3-4 दिन तक, क्योंकि एप्पल वॉच की चार्ज कम चलता है, वो 1 दिन तक मेरा ख्याल है चलता है। तो फिटबिट के कुछ वर्जन्स हैं, फिटबिट सेंस 2 में फॉर एग्ज़ाम्पल ये है और कुछ उसमें है। तो इसमें ये और इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स 25% ऑफ पीपल अबव 40 हैव दिस काइंड ऑफ कंडीशन, जो एट्रियल फिब्रिलेशन की है। तो अच्छा। इसलिए इस तरह की बैंड को यूज़ करना चाहिए जिससे आपसे इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिले और वो उसको अपनी हेल्थ को मॉनिटर करना चाहिए इसमें इंशाल्लाह। सो थोड़ा आएँगे अभी पाकिस्तान की तरफ कि पाकिस्तान में मैंने तो वो पढ़ा था जो मेरे बाप ने पढ़ा था 1980 में। मैंने वो पढ़ा 2010 में, मेरे बच्चे पढ़ेंगे वो 2030 में, 2040 में अगर बच्चे हुए, शादी हुई ना। तो ये तो हम एक पुराना करिकुलम पढ़ते आ रहे हैं। तो एआई के ज़रिए किस तरह से हम ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं एजुकेशन? इसमें हुँ, सबसे पहला जो है ना मैं आपको बताऊँ, फॉर एग्जांपल मैंने जब मैं मैट्रिक एफएससी में पढ़ा था, राइट? हाँ। और मैंने 9th ग्रेड में अपना पहला रिसर्च पेपर अटेम्प्ट किया था। हुँ। अब कई लोग बड़े हैरान होते हैं कि जनाब एक तो ये कि मैट्रिक एफएससी बेचारा तो वैसे ही बड़ा बदनाम है कि ये हाँ। तो रटे वाले नहीं सारे म वो हम मैं ज़्यादातर भी होता मैट्रिक है। एफएससी वाला हूँ। एग्जैक्टली तो वो अब ये है ना कि असल में आपका जो टीचिंग मेथड है ना हुँ, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। अगर वही कॉन्सेप्ट भी वही है, अगर टीचर पढ़ाने वाला एक तोते की तरह रटा लगाने वाले में आपको चक्कर में लगा दे तो वो आपको एक एस्पेक्ट एक एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर वही टीचर पढ़ाने वाला आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करे और आपको लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग सिखाए जो कि हमारे यहाँ बहुत रेयर है, तो वो अच्छा अब टीचर तो उस तरह के रेयर हैं, तो फिर इस टीचिंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? यस। तो इसका जो जवाब है वो ये कहते हैं ना, पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। तो एक एनिमेशन जो होती है वो 1000 वर्ड्स मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ फ्रेम्स जो आप उसमें शो करते हैं। ओके, क्या ख्याल है? ओके। तो आप फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, उसको कहें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है तो ऐसे होता है, अभी हुँ, आपकी टेक्स्ट बुक में वो पिक्चर की फॉर्म में बना होता है। उसको समझ टीचर कहाँ क्लास आएगी? में आता है, हाँ वो उसको बनाता है। अब ये कि हर स्कूल के पास इतने रिसोर्सेज हैं नहीं कि वो उसकी पूरी पूरी एनिमेशंस बना के लोगों को दिखा सके। वो वीडियो यूट्यूब पे भी हो तो कहाँ वो ढूंढ सकेंगे? तो इसका हमारा एक टूल है जिसका नाम है आई पढ़ाई। आई आई पढ़ाई। पढ़ाई।
और आई पढ़ाई आप ये एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर भी देख सकते हैं, और इसके अराउंड हमारा पूरा स्टार्टअप एक बन के हमने स्पिन ऑफ किया हुआ है। ये वन ऑफ द प्रोडक्ट्स है जो कि एनसीआई ने बनाया है, एक पूरा फंडेड उसमें लेके गए हैं। और ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये आपकी जो एनिमेशंस के ज़रिए एक इफेक्टिव लर्निंग और इफेक्टिव टीचिंग का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। और इसमें हम फीडबैक भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे कोई लेक्चर्स उसमें एंड में क्विज़ेस आ रहे हैं, तो कितने बच्चों को ठीक फॉर एग्जांपल उन्होंने आंसर्स दिए, उससे हम अपनी एनिमेशन को इम्प्रूव भी करते रहते हैं। अच्छा, अभी तो ये एनिमेशंस बहुत सारी मैन्युअली बन रही हैं, लेकिन इन टाइम इसको जनरेटिव एआई से डेवलप करने की तरफ भी काम किया जा सकता है, जिसपे कई स्टेक होल्डर्स इंटरेस्टेड भी आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं। तो हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि टीचर को डिज़ाइन करने में हेल्प करें। फॉर इंस्टेंस तो इन टाइम जब सोरा वगैरह आ जाता है तो और आसानी हो जाएगी। हम खुद भी इस पे कुछ काम कर रहे हैं। तो इसमें ये कि ये जो एजुकेशन है, जो नेक्स्ट लेवल ऑफ एजुकेशन है, उसमें एक तो ये है कि मेथड ऑफ टीचिंग या जो जो एनिमेशन वगैरह आप करेंगे। दूसरा जो बड़ा एस्पेक्ट है वो ये है कि एज ए टीचर, क्योंकि मैं भी प्रोफेसर हूँ, तो आप कई दफ़ा क्लास में खड़े होकर पढ़ा रहे होते हैं और आप समझ रहे होते हैं कि स्टूडेंट को सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट को शायद उतना अच्छा एक्सपीरियंस ना जा रहा हो। नहीं जा रहा हूँ। हर प्रोफेसर स्टूडेंट को रीड करने में उतना अच्छा है भी नहीं, और स्टूडेंट भी उतनी, देखिए ना, स्टूडेंट को लग रहा है कि उसको समझ आ रही है, लेकिन उसको पता नहीं है कि कितनी उसको समझ, या दूसरा वो खुद फेज आउट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेक्चर के दौरान अगर उसको लेट्स से उसने रोज़ा रखा हुआ है मेरे और आपकी तरह, और वो फॉर एग्जाम्पल वो उसको नींद आ रही है दरमियान में या समथिंग, तो क्लास के कितने लोग एक वक्त में टीचर को सुन रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो इसका हमारे पास एक टूल है कि फॉर इंस्टेंस आप क्लास में 2 कैमरास, एक यहाँ और एक यहाँ लगाए, और एक पीछे कैमरा लगाएं जो इंस्ट्रक्टर को देख रहा है। तो अब उसमें जो इंस्ट्रक्टर मूव कर रहा है और स्टूडेंट उसको देख रहे हैं, तो फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द स्टूडेंट्स यू कैन टेल कि कितनी % ऑफ द क्लास इस वक्त एक्चुअली क्लास में इन्वॉल्व है। आप अपने स्टूडेंट टाइम को एक बार रिलेट करें। आई वाज अ बैक बेंचर। वो बैक बेंचर तक देख लेती है, जो कैमरे के साथ बैक बेंचर तक को देख सकते हैं। लेकिन देखिए इसका मकसद आई स्टूडेंट्स गेट को, दैट कि उनके हाँ, सर, जब सर मूव करेगा तो उनके सर भी मूव करेंगे ऐसे। हाँ, मतलब इंग्लिश वाला सर मूव करेगा तो उर्दू वाले सर मूव करेंगे साथ में ये एग्जैक्टली। करके। इसमें ना स्टूडेंट को पुलिस करना मकसद नहीं है, और हमारा जो सोल्यूशन है वो एक एक स्टूडेंट को प्रोफाइल करके उसकी चीज़ें अभी नहीं बनाता। इवन दो कि अगर पेरेंट्स चाहें कि वो कितना अटेंटिव, तो किया जा सकता है, बट वी डोंट लाइक इट, वी डोंट वांट कि पेरेंट्स बच्चे पुलिसिंग को ओवर अच्छी पुलिस चीज़ करें। है, हाँ। लेकिन जो इसमें मकसद है ना वो ये कि टीचर को फीडबैक मिले कि आप कितने % स्टूडेंट्स की अटेंशन एक वक्त में कैप्चर कर पा रहे हैं। अगर उसको पता चले कि मुझे तो सुनी सिर्फ 40% स्टूडेंट्स रहे हैं, यस यस तो वो यस। कुछ वो अपना गियर बदल सकता है। वो थोड़ा सा उनको एंगेज करने की कोशिश करे, उनको कोई फ़र्क किस्म की एग्जाम्पल दिखाए, अपने टीचिंग मेथड पे कुछ और करे, तो इससे जो टीचिंग की डिलीवरी है वो बेहतर हो सकती है। फिर आप ये सोचेंगे इस तरह की स्टेटिस्टिक कि फॉर एग्जांपल आपके पास इतने घंटों में इतने लोग सुन रहे थे, फॉर एग्जांपल इस तरह की स्टेटिस्टिक आपके जो प्रिंसिपल हैं या जो टीचर को मॉनिटरिंग करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन साथ बैठी स्कूल के अंदर, लेट्स से उनका हेडक्वार्टर है, वॉटेवर क्यूए के, कोई यूनिवर्सिटी में क्यूए के डिपार्टमेंट्स होते हैं, मुसलसल जो LQEC होते हैं आपके, जो मुसलसल क्वालिटी इंप्रूवमेंट के सेक्शंस होते हैं, अगर उनके पास ये फीडबैक जा रही हो तो वो भी देख सकते हैं कि कौन सा टीचर कितना अच्छा पढ़ा रहा है, इसको टीचर की कोई ट्रेनिंग करवा दें ताकि उसके टीचिंग मेथड्स और इंप्रूव हो जाएं। जो ज़्यादा अच्छे टीचर है वो क्या अच्छी चीज़ें करें, उनको टीचर ट्रेनिंग में लेके आएँ ताकि वो दूसरे टीचर्स को ट्रेन यस करें। यस। तो एक एजुकेशन का ओवरऑल में पता है ना, डिलीवरी से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप एक तरफ ये है कि आप देखें जो करिकुलम की बुक होती है वो तो एक गाइडलाइन होती है ना, जो आपको बताती है कि इन टॉपिक्स को पढ़ना इस एज में चाहिए, जो OA लेवल्स का भी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, उसके अलावा आप उस बुक तक लिमिटेड ना रहें, आप एक्सप्लोर करें, आप राउंड से पढ़ें, आप उस कॉन्सेप्ट को समझें। असल गेम तो ये है, वो जो तिश्नगी है इल्म की, वो बच्चे में इंस्पायर करनी है ना। अब बच्चे को आप टीचर एक एक चीज़ उंगली पढ़ा के, तो उंगली पकड़ के तो कहाँ तक सिखाएगा। मेन तो मकसद ये है कि उसको एनेबल कर दें कि वो फिर अनलीश हो, और वो बेसिक एजुकेशन से जैसे जैसे वो हायर मूव करे तो वो सेल्फ लर्निंग जो है वो अंडरटेक कर सके। आप देखें जैसे आप मास्टर्स में, PhD में आते हैं, बैचलर्स में आते हैं, तो एक हद तक इन्फॉर्मेशन आप उसको क्लास में बता सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो उसने खुद ढूंढनी है। वो एनेबल जब आप उसको करेंगे ना, तो फिर जब बच्चा PhD करके निकलेगा तो अपने फील्ड ऑफ PhD में वो अपने सुपरवाइजर से भी अच्छा होगा, क्योंकि उसने ढूंढ के लर्न करके निकाला होगा। और वेस्टर्न मुल्कों में आप ये देखते हैं, जो MIT, कार्नेगी मेलन, इनमें जब आप इनकी आउटपुट देखते हैं तो उनका एक एक बंदा जो काम कर रहा होता है आपको सुपरवाइजर का पता होता है, और उसके काम को आप देखते हैं शुरू में बच्चा कैसे डेवलप हुआ, और आप अशश कर उठते हैं कि इन दी एंड ये क्या चीज़ बना के निकल रहा है। इस तरह के कई एग्जाम्पल हमारे पास भी हैं कि हमारे बच्चे निकले और वो इतने ब्रिलियंट हैं कि बाहर के मुल्कों से लोग कह के, खासतौर पर कई दफ़ा ईमेल लिखते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी लैब से में लोग चाहिए। लेकिन ये आपके पाकिस्तान में कितनी लैब्स ऐसी हैं, बहुत इसको कम। रेप्लिकेट कैसे किया जाए?
कैसे हर एक, तो उसका तरीका ये है कि आप इस किस्म के टूल्स को लेके, ग्राफिक्स एड्स को, एनिमेशंस को लेके, इनको क्लासरूम में भी यूज़ करें, इनको ऑनलाइन भी यूज़ करें, इनके साथ क्विज़ेस भी करें। नंबर 2, क्लासरूम के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक जो इन पर्सन टीचिंग है वो भी अपनी जगह उसकी इफेक्टिवनेस है, तो एनिमेशंस को यूज़ करते हुए और साथ जो इन पर्सन ट्रेनिंग है उसके साथ इस किस्म के टूल से टीचर को एम्पावर करते हुए। अब देखिए ना, एक अच्छा टीचर जो है वो, अगर उसको स्टूडेंट नहीं सुन रहे तो उसके लिए भी तो एक वक्त का ज़िया है ना, कि 3 घंटे वो गया, उसने कोशिश की, लेक्चर तैयार किया, वो स्टूडेंट ने सुना ही नहीं। तो उसको बजाय इसके कि पूरे सेमेस्टर के बाद एक कागज़ आए कि जी इतने फ़ीसद बच्चों ने आपको अच्छा रेट किया, इतनों ने नहीं अच्छा रेट किया, उसको वक्त से पहले कैसे पता चलेगा, क्लास के अंदर कैसे पता चलेगा? तो ये टूल उसको क्लास में ही बता देगा कि आपको तो इतने परसेंट बच्चे सुन या व्हेन देयर इज़ नो फीडबैक देयर इज़ नो स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट, एग्जैक्टली, ख़त्म हो जाता है ना। बिल्कुल। सो मेरी असल में ना मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, जो आप कह रहे एलीट यूनिवर्सिटी है ना, उनके जो बच्चे हैं वो तो फारिग हो के स्कॉलरशिप्स पे इजीली बाहर चले जाते हैं, लेकिन हमारे वो स्टूडेंट्स जो बलूचिस्तान से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं, गिलगित से हैं, सिंध से हैं, और या जो साउथ पंजाब से, या जो इंटीरियर पंजाब है वहाँ से, वो बच्चे इस चीज़ को कैश आउट नहीं कर पाते, वो नहीं जा पाते बाहर। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और इसमें जो पहली चीज़ है जो हमने अपनी तरफ से कोशिश की हुई है कि जब नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस इदारे को मैं भी हेड करता हूँ, जब ये बनाया गया, तो आपको पता है मैं तो नस्ट में प्रोफेसर हूँ। मैं 2010 से नस्ट में, 2000 जनवरी 2010 से नस्ट में पढ़ा रहा हूँ, और उससे पहले जापान में, और मेरी जापान में और चाइना में एडजंक्ट पोजीशंस भी हैं, जिसकी वजह से मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस भी मिला और समथिंग। लेकिन जब मैं देखता हूँ बच्चों को कि बलूचिस्तान में, एजेके में, गिलगित में उनको कितनी उसकी ज़रूरत है, तो अब एक तरकीब तो इसकी हमने ये की कि जब हमारा नेशनल सेंटर ऑफ एआई जब बनाया गया, तो इनिशियली जिसकी लैब्स की प्लेसमेंट थी, जो गवर्नमेंट ने पिक करके की कि जी कहाँ पे एआई के रिसर्चर्स अच्छे हैं, वहाँ पे इसको प्लेस करें, तो वहाँ इस्लामाबाद में नस्ट के अंदर सबसे पहले हेडक्वार्टर बना, नस्ट के अंदर लैब्स भी बनी, जो सबसे हमारा बड़ा सेटअप है। फिर हमारा कॉमसैट्स में यहाँ सेटअप बना, कराची में एनईडी में बना, पेशावर में यूईटी पेशावर में बना, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में और यूईटी लाहौर में बना। लेकिन बलूचिस्तान में, गिलगित में और एजेके में उस वक्त कोई फैसिलिटी इस्टेब्लिश नहीं की जा सकी, क्योंकि जो कंपटीशन में लैब्स पिक करके एचईसी की तरफ से आगे आई थी वो इन एरियाज़ के अंदर थी। तो हमने इसका एक पूरा अलहदा से एक प्रपोजल PC1 बनाया, जो गवर्नमेंट को सबमिट भी हमने कराया, और वो एचईसी को हमने सबमिट कराया। वो एचईसी से आई डोंट नो कि आगे गया या नहीं गया उनके पास भी, लेकिन हमने उस पर पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल बना के दिया कि बलूचिस्तान के लिए कौन से एरियाज़ इंपॉर्टेंट हैं जिनके ऊपर रिसर्च की जाए। हमने वहाँ पे एआई के लोग भी आइडेंटिफाई किए जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके साथ एग्जैक्टली उनकी पूरी टीम्स बना के, रिसर्च के प्लान्स बना के, फाइनेंशियल उसमें रिटर्न बना के, जिस तरीके से हमारी बाकी लैब्स काम कर रही हैं। क्योंकि जब आप नेशनल कंसोर्शियम में काम करते हैं ना, तो उसमें जो बलूचिस्तान का भी बंदा भागेगा वो उसी स्पीड से जिस स्पीड से लाहौर और कराची वाला और इस्लामाबाद वाला भाग रहा है। तो उससे फ़ायदा ये है कि वहाँ लोकल चीज़ कल्टीवेट हो जाएगी, और फिर एक आपने वहाँ पे नॉलेज हब क्रिएट कर दिया तो वो मल्टीप्लाई होकर पूरे बलूचिस्तान को रिफॉर्म करेगा। सिमिलरली गिलगित बल्तिस्तान में तो नस्ट की तरफ से बल्कि एक पूरा प्रोग्राम कंडक्ट किया गया, जिसमें वहाँ पे ट्रेनिंग्स करवाई गई हैं एआई के अंदर, बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की भी। उसके स्टेज 2 की आजकल बात हो रही है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की भी जो उनकी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, उनके साथ मिलकर हमने एक प्रपोजल दिया हुआ है, जिसका उन्होंने टेंटेटिव अप्रूवल भी हमें भेज दिया हुआ है, और लेकिन अभी उस पर कार्रवाई शुरू होनी है। हम इंतजार करें कि कब वो हमें फाइनल नोटिफाई करेंगे। द मोमेंट दे टेल अस, तो हम मैसिव लेवल की ट्रेनिंग एजेके में एआई पे शुरू कराएंगे, जो आपके यूथ को एम्पावर करेगी। तो इधर भी, और इसके अलावा जो आपके टीवेट्स सेक्टर है और आपका जो नेफटेक के साथ मिलके भी हमने बड़ी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग्स करवाई हैं, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, पेशावर में भी, मल्टीपल जगहों पे। तो ये आप बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात की कि जो टैलेंट है ना, और जो आईक्यू है, ये तो नेचर के जरिए और ये कहीं भी पैदा होता है। तो इसलिए इसमें ये हम उन इलाकों पे कोई एहसान नहीं कर रहे, ये हमारा फ़ायदा है एज अ कंट्री कि हम उनमें से लोगों को कल्टीवेट करें और उसमें से लोगों को ट्रेन करें, क्योंकि जो अच्छे स्ट्रॉन्ग लोग वहाँ से निकलेंगे वो मुल्क की इकोनॉमी में एक अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे। ऐसा ही इसी है। तरह से लोग कई दफ़ा विमेन एम्पावरमेंट का कहते हैं, मैं कहता हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट इस तरह से आपको सिर्फ नहीं सोचनी चाहिए कि विमेन को तो एम्पावर कर ही रहे हैं, चले उनका तो भला होगा, ये अच्छी बात है, लेकिन ये विमेन पे कोई एहसान नहीं है। ये हमारी ज़रूरत है कि विमेन में जो लोग अच्छे आईक्यू के लोग हैं उनको आगे लाना और उनके पोटेंशियल से मुल्क की इकोनॉमी को आगे ले जाना, ये ज़रूरत है हमारी, जिससे हमारे मुल्क को आगे जाने में हेल्प हो सकती है। इसको इस एंगल से देखना चाहिए। तो हमें अपनी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को, जिसमें विमेन शामिल हैं, माइनॉरिटीज़ शामिल हैं, हमारे जो लेस डेवलप्ड एरियाज़ हैं उनके लोग शामिल हैं, इन सब लोगों को बीच में स्ट्रीमलाइन करके, और आई थिंक कि
जो पहली चीज़ की जा सकती है, जो हमने भी बनाई है, जिससे एजे के मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए। एनसीआई इज़ फुली कमिटेड, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ मिलके करना चाहती है, हम आपके साथ जॉइन हैंड्स करेंगे। हमारे पास बड़ी स्पेशलाइज्ड किस्म की ट्रेनिंग्स हैं, जो हम फॉर एग्जांपल जो इन सर्विस लोग जो काम कर रहे होते हैं, हमारा एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है सर्टिफाइड एआई प्रोफेशनल के नाम से, जो 4 महीने की सर्टिफिकेशन है। और क्योंकि देखिए ना, ऑर्गेनाइजेशंस को एआई के लोगों की ज़रूरत आज है, उन्होंने आज इम्प्लीमेंट करनी है एआई अपने उसमें। आप बंदे को बैचलर्स में एंटर करेंगे, वो एआई पढ़ के निकलेगा 4 सालों बाद, तो ज़रूरत तो उसकी आज है। अच्छा, मास्टर्स में एंटर कर दिया, 2 साल फिर भी लगेंगे। तो ये इस 4 महीने में हम उसको, इवन आप उसको जॉब में एंटर कर लें, हम उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं। तो अगर आपने एआई में काम करवाना है, आप रिक्रूट करें अच्छे कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर के ग्रेजुएट वगैरह, उनको ट्रेन करते हैं। दूसरा, कई डोमेन्स हैं जिस तरह मेडिकल साइंस है, या और बहुत सारे डोमेन्स हैं जिसमें एआई इस्तेमाल होनी है, लेकिन आपको एआई की कोडिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे आप आएंगे, मेडिकल प्रोफेशनल होते हुए आप आ सकते हैं, लेकिन वो लेटर स्टेज पे आते हैं। तो आप, हम अप्लाइड किस्म की ट्रेनिंग, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दे देते हैं कि आप एआई को यूज़ कैसे करें। फिर इसी तरह हमारी ट्रेनिंग है एआई फॉर लीडर्स, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे जो ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि देखें, कई दफ़ा नीचे वाले लोग एआई इंप्लीमेंट करने की सकत भी रखते होंगे, लेकिन जब से ऊपर के लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं एआई से, एआई का पोटेंशियल क्या है। और अच्छा, अब जब पोटेंशियल समझना एक बात है, वो तो शायद इस इंटरव्यू से भी वो समझ लें, लेकिन एआई का फॉर इंस्टेंस जब उन्होंने इंप्लीमेंट करने के बारे में सोचा, अब उनको करना क्या पड़ेगा? मतलब ऑर्गेनाइजेशन में क्या उनको कोई कंप्यूटर खरीदने पड़ेंगे, क्या उनको कोई नेटवर्किंग लगानी पड़ेगी, किस किस्म का हार्डवेयर लगेगा, कैसे लोग चाहिए होंगे, वो पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनाएं जिससे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो इस पे हमारी एआई फॉर लीडर्स के नाम से ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनिंग है। तो हम सारे सेगमेंट्स को, सारे एस्पेक्ट्स को एआई में कवर कर रहे हैं। इसमें अगर कोई इदारा, कोई गवर्नमेंट, कोई हमारे साथ टीम अप करना चाहता है, वी आर गेम, हम बिल्कुल इसमें आपका साथ देंगे और इसको मॉडिफाई सर करेंगे। मुझे बताएं, आपने बीच में कहा कि आपका अपना भी एक स्टार्टअप है जिसमें आपके साथ लोग भी हैं और आप काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं जी, जी। ताकि लोगों को हमारा थोड़ा जो अंदाज़ा हो। पीसी-1 था ना, एनसीआई का जो पीसी-1 हमारा है, हाँ हाँ। इसमें एक टारगेट है पीसी-1 का कि हमने स्पिन ऑफ कंपनीज़ बनानी है। स्पिन ऑफ ये स्पिन कंपनीज। ऑफ कंपनीज़, आप समझते हैं स्पिन ऑफ कंपनी ये चीज़ है कि मिसाल के तौर पे, और जो जब हम एनसीआई के या नेशनल सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो ये है कि सेंटर्स मुख्तलिफ प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब एक हद तक उसको हम मार्केट में ले जा रहे हैं और डायरेक्ट कस्टमर को बेच भी रहे हैं। लेकिन इन टाइम वी वांट कि ये जो प्रोडक्ट है, ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स बने, और इनको लेके जो आपके, लेट्स से इसको एक कॉर्पोरेट की शक्ल दे के, लेट्स से आपका मीडिया का हमारा एक प्रोडक्ट है मिसाल के तौर पे, जो कि सारे मीडिया चैनल्स को साइमल्टेनियसली देखता है, उसकी जितनी इंग्लिश, जितनी उर्दू में जो इन्फॉर्मेशन है, सारी पिक आउट करता है, वो सारी की सारी राइट डाउन करके पूरी कैटलॉग करके एक दिन में निकाल लेता है। तो मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखना चाहें कि आज का ट्रेंड क्या है डिस्कशन का, या टेलीविजन पे किस चीज़ के बारे में बात होती रही, किस किस्म के लोग क्या बात कर रहे थे, तो आपके पास एक क्लिक ऑफ अ बटन पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बगैर कुछ किए अवेलेबल है। आप लॉग करें, फाइंड आउट करें। इसमें एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज़ के लिए हमारे पास टूल है कि फॉर इंस्टेंस अगर आपने देखा कि आपने जनाब एक सर्टेन ऐड आपने दिया था, ये कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, तो इंसान जो मॉनिटर करने के लिए उसको बैठेगा, कभी वो सो जाएगा, कभी उसने वॉशरूम जाना होगा, लेकिन मशीन ना कभी थकेगी, ना सोएगी, ना टर्न ऑफ होगी, वो सब देखेगी। अब ये इस टूल के ऊपर वे हमने वे वे एक, सॉरी टू कट यू ऑफ। मसलन आई हैव अ एजेंसी, मेरे जी, पास 5-10 लोग काम कर रहे हैं, जी, जी, या मतलब मेरे साथ 30 लोग काम कर रहे हैं, जी, जी, उसमें डिजिटल एडवर्टाइजर्स हैं, उसमें ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, मतलब यू नेम इट, ठीक है, जी। मैं सर्विसेज देता हूँ दूसरी कंपनीज को। ये जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं, ये मेरे कारआमद है। बिल्कुल कारआमद है। ये थोड़ा सा आप, इसके हाँ, कॉन्टेक्स्ट में बताएं। ये आप फॉर इंस्टेंस अगर सब्सक्राइब करना चाहें, तो ये मीडियम डॉट एआई के नाम से एक स्पिन ऑफ की फॉर्म में अभी मार्केट में आ चुकी है। ठीक ये है। काम ये करती है कि फॉर इंस्टेंस आपने कहा कि जी मैंने 4 या 5 या 10 चैनल्स को मैंने मॉनिटर करना है। उन चैनल्स पे मैंने ये देखना है कि सारी जो डिस्कशन आती रही, लेट्स से टेलीविजन के ऊपर या किसी भी वीडियो के ऊपर, जो वीडियो की फॉर्म में आपके पास एक अवेलेबल हो रहा है, डिजिटल वीडियो की फॉर्म में आप देख सकते हैं। तो उसमें आप ये देखें कि किस चीज़ के बारे में कितनी देर बात हो रही थी। आपको सिर्फ ये नहीं कि कीवर्ड्स मिलेंगे, ये स्टैटिस्टिक्स भी मिलेंगी, और अगर आप क्लिक करके जाना चाहें कि क्या-क्या बात हुई, तो वो पूरी डॉक्यूमेंट हुई भी आपको मिलेगी, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। ओके। फिर उसमें जो कुछ लिखा हुआ आ रहा था, मतलब सिवाय इसके कि जो आप बात कर रहे हैं, बजाय इसके कि जो आप बात कर रहे हैं, मतलब उसके अलावा बात जो कर रहे हैं वो भी आएगी। उसके अलावा जो कुछ लिखा हुआ आ रहा था टिकर्स के ऊपर, जो न्यूज़ चल रही थी, वो भी एक जगह पे पॉपुलेट हो जाएंगी। तो फॉर इंस्टेंस आप न्यूज़ का खुलासा देखना चाहें, या किस चीज़ के में कितनी दफ़ा क्या बात हो रही थी देखना चाहें, ये सारी की सारी एक जगह पे आ जाती है। अब जो मीडिया की दूसरी, मैं आपको एडवर्टाइजमेंट का जो एस्पेक्ट बता रहा था ना, ये इसका एक यूज़ केस है। वो यूज़ केस ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने अपना एक एडवर्टाइजमेंट बनाया, और वो आपने टेलीविजन को दिया कि जी इस टाइम से इस टाइम तक ये ऐड चलना है, लेकिन चलाते हुए उन्होंने 2 सेकंड कम चला दिया, तो हमारी ऐप वो पकड़ के आपको बता देगी कि यहाँ 2 सेकंड कम चला है। अच्छा।
तो ये भी इसका एक यूज़ केस है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और इसमें देखिए ना, किसी ह्यूमन को आप, अभी क्या होता है कि लोग ह्यूमन्स को हायर करते हैं कि वो बैठ के देख रहे होते हैं कि जी मॉनिटर करना, ऐसा ही है ना, आप तो इस फील्ड में हैं, तो वो देख रहे होते हैं उसको। फॉर इंस्टेंस अब किसी शख्स को नींद आ गई, वो खाना खाने चला गया, सोने चला गया फॉर इंस्टेंस, तो वो जिस तरह मूवीज में he होता है, could miss क्राइम हो out, रहा होता है और जो कैमरा पे बंदा सीसीटीवी रूम में बैठा होता है वो सो रहा होता है। या अगर वो फॉर एग्जांपल वो एड को देखेगा या घड़ी को देखेगा कि वो कितनी देर चला, क्या वो एग्जैक्ट टाइम पे क्लिक कर पाया, ह्यूमन एरर की गुंजाइश तो है ना। तो अब मशीन ने तो ना कभी सोना है, ना कभी थकना है, ना कुछ और उसको मसला होना है। फिर वो आप उसको दे दें, उसको कहें भी 100 चैनल अपने मॉनिटर करने हैं, वो सबकी स्टेटिस्टिक्स निकाल के आपको दे देगा। तो अब ये टूल बन चुका है, ये मार्केट में है, medium.ai के नाम से। हमारे सेंटर से आप राब्ता करें, हम आपको इसको कनेक्ट कर देंगे। तो इसमें ये है कि, और इस तरह के 221 प्रोडक्ट हमारे सेंटर ने बनाए। मैं चाह रहा हूँ अच्छा, कि मुझे आप इस टूल का एक्सेस दें जिसके ज़रिए मैं अपने पॉडकास्ट को डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो ट्रांसलेट कर सकूँ। इज़ दैट पॉसिबल? अभी जो हमारे पास इंग्लिश और उर्दू के अंदर फॉर एग्जांपल जो डिस्कशन हो रही है उसको पकड़ के डॉक्यूमेंट करना, उसको इनटू टेक्स्ट कन्वर्ट करना, ये तो हमारे पास मौजूद है। जो इसको कन्वर्ट करना है ना नेक्स्ट, वो ज़ाहिर है कोड करेंगे तो बनाया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस आपने इसको, क्योंकि ट्रांसलेटर्स तो बहुत सारे प्रोप्राइटरी भी एग्जिस्ट करते हैं, नहीं तो अपने भी लिखे जा सकते हैं। तो जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो ये दूसरा एंगल है कि फॉर इंस्टेंस अगर आप, कई दफ़ा हम किसी के पास प्रोडक्ट लेके जाते हैं, उनके पास वो एग्जैक्ट प्रोडक्ट नहीं चाहिए होता, वो कहते हैं इस प्रोडक्ट में थोड़ा सा ये ऐड करके एक और बना दें, तो वी कैन डेवलप इट टुगेदर इन दैट केस। तो आप हमारे साथ टीम अप करें, और भी कोई लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो उर्दू और इंग्लिश के अलावा लैंग्वेजेस भी ले आएंगे, लेकिन इंग्लिश और उर्दू में यकीनन किया जा सकता है। और अगर हम ये करें कि उसको डब भी करें साथ में, पॉसिबिलिटी है डब करने ये की? तो बिल्कुल, आप देखें एआई में जिस तरह जनरेटिव एआई सोरा वगैरह काम कर रहे हैं, ये सारे जो आप फॉर इंस्टेंस देखें कि जितनी किस्म की एनिमेशन वगैरह जनरेट करते हैं, और अगर एक सर्टेन टेक्स्ट के पीछे आपने करना है तो स्काई इज़ द लिमिट, आप इसकी एप्लीकेशन बना सकते हैं। अभी हमारी एप्लीकेशन में डबिंग बनी हुई नहीं है, लेकिन अगर बनाना चाहें तो टेक्निकली ये पॉसिबल है। तो 1 घंटे के पॉडकास्ट क्या आपने वो सबटाइटल्स भी कर सकते हैं और डबिंग भी कर सकते हैं बिल्कुल, आराम से? सबटाइटल्स ईज़ियर हैं, क्योंकि सबटाइटल्स इसलिए ईज़ियर हैं कि आप उर्दू इंग्लिश में बोल रहे हैं ना, तो डायरेक्टली जो आप कह रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिकली उसको उठाता रहेगा, और उसको टेक्स्ट की फॉर्म में आपने जनरेट करना है तो हम उसके ऊपर जनरेट करा देंगे। अभी तो हमारा ये होता है ना कि डेटाबेस के अंदर लिखा हुआ आता है, अगर आप चाहें वो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है तो वो भी आ सकता है। वो तो हमारा अपना एल्गोरिदम है, और हमने इसको टेस्ट किया है, कई गूगल और कई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, हमारा उससे ज़्यादा फास्ट है और उससे ज़्यादा एक्यूरेट है। मेरे 1 घंटे का पॉडकास्ट होता है और मैं चाह रहा हूँ कि ना वो उसके सबटाइटल्स मुझे लिख के मिले, और मैं उसको कॉपी करके, यूट्यूब का अपना एक ऑप्शन है जहाँ पे आप सबटाइटल्स डालते हैं, ये पेस्ट तो आप करते हमारे हैं। टूल से स्ट्रेट अवे कर सकते हैं। आप अच्छा, उसमें जो वीडियो है वो उस टूल के अंदर आप अपलोड खुद कर 1 लें। घंटे की वीडियो वैसे डल अभी सी तो हम टीवी से देख रहे होते हैं, लेकिन आप अपलोड खुद कर लें, 1 घंटे का बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है। और वो पूरे के पूरे पॉडकास्ट को सारे को कन्वर्ट करके टेक्स्ट में आपको दे दे, वो टेक्स्ट आप उठा के उसमें डालें और निकालें। क्या बात हो जाएगी! ये तो हो गया। मतलब हमारा जो 95% एसईओ का काम था वो हो गया। ज़बरदस्त इंशाल्लाह। चलें। अच्छा, और मैं आपको बता रहा था जो स्टार्टअप का आप पूछ रहे थे, हाँ, तो हाँ, हाँ। ये हमारा एक स्टार्टअप है जो medium.ai है। हमने 221 प्रोडक्ट बनाए, उस 221 221, जी, प्रोडक्ट। और ये तकरीबन पिछले 3.5-4 साल के अरसे में है। अच्छा, अब 221 प्रोडक्ट में से 32 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो स्टार्टअप में ट्रांसफॉर्म हुए, जिनमें से एक ये है, राइट, जो कि ज़्यादा मैच्योर हुए ना, क्योंकि आपने प्रोडक्ट बनाए, कई आपने बेसिक स्टेज में थे, वो आपने पिच किए, उतने कामयाब नहीं हुए, फिर आप अगला लेके आए, फिर अगला लेके आए, इस तरह चलते चलते 221 तक आप पहुंचे। वो हर एक उतना मैच्योर प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन अब 32 प्रोडक्ट्स, 32 प्रोडक्ट जो हैं, इनको स्पिन ऑफ कंपनी बनाया। अच्छा, इनमें कई ऐसे प्रोडक्ट हैं, आप ये ना समझें कि 32 के अलावा जो है वो उतने मैच्योर नहीं। फॉर इंस्टेंस, जो आपका सेफ सिटी है, इसके ऊपर कंपनी तो नहीं बनाई ना, इसको आपने सेफ सिटी को ऑफर कर दिया, प्रोडक्ट बहुत मैच्योर है, शायद सबसे मैच्योर है, लेकिन इसको आपने कंपनी बना के नहीं उसमें लेके गए। अच्छा, इसी तरीके से आपका फॉर इंस्टेंस जो है वो जो लेट्स से आपका, जो हमने सुप्रीम कोर्ट को एक सोल्यूशन दिया जिसमें फॉर एग्जांपल आप केसेस की उनको डालें तो जो मोस्ट रीसेंट उसके रेलेवेंट केसेस हैं वो निकाल के सामने रख देता है। इस तरह का एक टूल बना के चीफ जस्टिस की इसमें अनाउंसमेंट भी सर है ये तो पब्लिक कर में। दें आप। मेरे तो खुद के केसेस चल रहे, थक गया हूँ मैं। अरे, ये ऑलरेडी हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट को एक जो प्रोटोटाइप इसका बना के हमने कई सालों पहले डिलीवर कर दिया था, और ये चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की इस पे अनाउंसमेंट भी है, जो कि पब्लिक में उन्होंने बताई थी कि इस तरह का टूल वो हमारे साथ मिलकर डेवलप कर रहे हैं। तो इसका जो प्रोटोटाइप टूल था वो हमने दे दिया था, अब आगे यकीनन वो कोर्ट बेस्ट डिसाइड कर सकता है कि उनके लिए कितना यूजफुल है और कैसे आगे इस्तेमाल करना है। हम कमिटेड हैं कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है इस मुल्क में, और दूसरा ये कि SIFC के थ्रू भी और हमारी अपनी एफर्ट से भी हम इसको इंटरनेशनल स्टेज तक ले जाना
चाहते हैं। अब जो स्पिन ऑफ है वो इसके लिए बहुत अच्छा टूल है कि स्पिन ऑफ जो है वो फॉर एग्जांपल देखिए ना, उनका एक अब एनटीएन नंबर रजिस्टर हो गया, एससीसीपी रजिस्ट्रेशन आ गई, वो पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी हर जगह जाके वो चीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो एमओयू भी साइन कर सकते हैं उसमें करें, और उसका एक फाइनेंशियल कंपोनेंट लूप बैक भी करता है टुवर्ड्स द सेंटर भी, टुवर्ड्स रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी जहाँ पे वो लैब होस्टेड है वहाँ पे भी, और ये गवर्नमेंट को इंटर्न मुनाफा भी देगा और इससे डॉलर्स पाकिस्तान में आएंगे। मैं ये कहता हूँ कि देखिए ना, हमें एक विनर की तरह सोचना चाहिए कि हम क्या प्रोडक्ट बनाएं और उसको इंटरनेशनल मार्केट में कहाँ पे रखें जिससे हम ज़र मुबादला कमा के यहाँ ला सकें। तो जिस तरह यूट्यूब है, अब लोग इंटरनेशनल देखते हैं, उससे डॉलर्स में आपकी इनकम यहाँ आ सकती है, दिस इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू पाकिस्तान। इसी तरह बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, आप देखें ना, आप जाके देखें तो जिस तरह ये दुबई में आपने देखा होगा कि वहाँ पे वो डेजर्ट सफारी होती है, डेजर्ट सफारी में मैंने हार्डली देखा है जापानी गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी नज़र आई हो। टोयोटा की लाइन लगी होती है वहाँ पे, एक आधी निशान आपको नज़र आ जाएगी। तो सोचें टोयोटा कंपनी ने कितना कमाया है बाय मेकिंग कार्स सेलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। वी नीड टू फॉलो सिमिलर एग्जाम्पल्स कि हम इसमें प्रोडक्ट्स बनाएं, उनको मैच्योर करें और इस एम से बनाएं कि उसको बाहर हमने फलानी डेवलप मार्केट में पिच करना है ताकि वहां से हम अर्न करके लाएं और अपने पास। और मैं आपको बताऊं, हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, हमारे मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, हम ये वाकई कर सकते हैं, जो कि हमने नेशनल सेंटर में देखा है। हमारे इतने ज़बरदस्त लोग हैं जो कि अब फॉर एग्जांपल कई जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस किस्म के, फॉर एग्जांपल सैलरी रिवाइज नहीं होगी, महंगाई हो जाएगी, डिसहार्ट हो जाएंगे। नंबर 2 कि बाहर इतनी ग्रोथ है कि उनको ज़रा सा नज़र आता है कि बंदा एआई में अच्छा है, उसको फ़ौरन खींच के बाहर ले जाते हैं। अच्छा, एआई हाइव जो है वो हमने इस तरह की चीज़ बनाई कि कई हमारे प्रोफेशनल्स जो कि फॉर एग्जांपल नेशनल सेंटर से शुरू हुए थे और वो अब दूसरे मुल्कों में चले गए, वहाँ जॉब कर रहे हैं, वो कोई फ्रीलांस हो गए, उन्होंने यूनिवर्सिटी शिफ्ट कर ली। दूसरा कि हमारे अपने भी कई लोग जो फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल्स हैं जो कि नेशनल सेंटर का हिस्सा नहीं बने शुरू में, क्योंकि उसमें एक लिमिटेड था, यूनिवर्सिटीज़ का असेसमेंट था, मे बी पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है, कोई कंपनी है जो काम कर रही है। तो इन सबको इकट्ठा करके और बाहर की मार्केट से जो क्या सॉल्यूशंस डेवलप करने वो लाके, जो हम सेंटर से बना सकते हैं वो सेंटर से बना के दे दें, और जो ये लोग कर सकते हैं वो इन लोगों को दे दें ताकि वो डेवलप करें और उससे मुल्क के लिए फाइनेंशियली अर्न करके लाएं। तो ये एक काइंड ऑफ फोकस पॉइंट है जिस पे आपकी एआई की कम्युनिटी कन्वर्ज करती है, और इसके ज़रिए आप बहुत सारे जो प्रोडक्ट के लिए फॉर एग्जांपल मार्केट से चीज़ें हंट करके लाते हैं, वो उनको भी उसमें शेयर देते हैं, वो भी उससे ग्रो करें, आप भी ग्रो करें। तो ये पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के जितने काइंड ऑफ एआई के एंथुसियास्ट हैं, उन सारी बीज का एक हाइव है जिसमें वो सारे कनेक्ट करते हैं, उससे प्रोडक्ट आते हैं। स्टार्टिंग विद कई जो फॉर एग्जांपल हमारे अपने दोस्त हैं, लोग जो विलिंगली इसमें करते हैं। तो इसमें ये कि हमारे नेशनल सेंटर के मुख्तलिफ प्रोडक्ट हैं, उनके अलग-अलग स्टार्टअप्स हैं, और एआई हाइव जो है वो ये काइंड ऑफ फैसिलिटेट करता है कि जो सिर्फ नेशनल सेंटर की तरफ फोकस नहीं है, नेशनल सेंटर के साथ भी यकीनन करता है, लेकिन ये अक्रॉस पाकिस्तान जितने भी नेशनल सेंटर में नहीं भी लोग आ सके उनको भी बीच में लेके आता है ताकि उनको इकोसिस्टम का पार्ट बनाए और उनको एआई के लिए जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उससे। अच्छा, उसमें उनकी दूसरा भी फ़ायदा है कि नेशनल सेंटर के जिन लोगों के साथ वो टीम अप करते हैं थ्रू हाइव, उससे उनकी लर्निंग भी होती है, क्योंकि हमारा मकसद है कि शमा से शमा जलाएं। और इस मुल्क में क्योंकि आप देखें ना कि कितने लोग हैं और कितना पोटेंशियल है, जिससे आप इंटरनेशनली अगर आप वाकई सोल्यूशन बेचने पे आए, तो हम तो थोड़े से लोग हैं, हम तो जो मर्जी कर लें, पूरी दुनिया की नीड तो नहीं कैटर फॉर कर सकते। तो इसमें हर डोमिनियन के अंदर एआई के लोगों को स्ट्रॉन्ग आना चाहिए ताकि ये नेशनल जो इकोनॉमी है उस पर इसका असर पड़े। अयाज भाई, थैंक यू सो मच। ऑलरेडी 1 घंटा हो गया है, रोज़ा भी है, और मैं नहीं चाहूँगा कि, क्योंकि अभी बहुत अफ्तारी में काफ़ी टाइम है, तो ऐसा नहीं कि आपकी जो है ना वो आपको जल्दी प्यास लगे, आपकी एनर्जी डाउन हो जाए। ऐसा ना हो कि इधर ही इफ्तारी हो जाए। नहीं, मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं है, सब पावा ना तो किचन नहीं, मैं सब मजाक कुछ कर है। थैंक यू सो मच अयाज भाई, आपने इतना अच्छा इनपुट दिया, एंड आपकी माशाल्लाह से एनर्जी जो है ना, मुझे तो डाउट होता है आपके ऊपर कि आपने भी कोई एआई की चिप शिप लगाई है अपने दिमाग में। मतलब एनर्जी काफ़ी माशाल्लाह से आपकी वो है। थोड़ा सा बिहाइंड द कैमरा मैं टिप्स भी लेना चाहूँगा कि क्या राज है इस तरह की एनर्जी रखने का, बहाल रखने का। और थैंक यू वेरी मच। मेरे जहन में है कुछ आइडियाज़ जो मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ एआई के हवाले से, प्रोडक्ट्स के हवाले से। थैंक यू एवरीवन। अयाज भाई का जो लिंक्डइन है, उनके जो सोशल्स हैं वो नीचे लिंक उसमें है, डिस्क्रिप्शन में है, इनको फॉलो कीजिएगा, इनका काम देखिएगा और इनके साथ लाजमी रब्ता करें अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।